में लौटे तो कमरे में मौजूद हर कोई पीहू को अपने पैरों पर चलते देख हैरानी से आंखें फाड़े रह गया। डॉक्टर वर्मा का इलाज तो वाकई कमाल का है। आधे घंटे से भी कम समय में ये बच्ची अपने आप चलने लगी। लगता है इस बार मैं सही अस्पताल में आया हूँ। किसी ने मुझे पहले सिंघानिया ग्लोबल हॉस्पिटल जाने की सलाह दी थी। छी, यहाँ के मुकाबले तो सिंघानिया हॉस्पिटल कूड़ा है। कुलकर्णी आंटी ने सीधे तौर पर पूछा, सिया बेटा, मैंने सर्जरी के बाद किसी को इतनी जल्दी ठीक होते नहीं देखा। क्या तुमने डॉक्टर वर्मा को कोई शगुन का लिफाफा दिया था जिस वजह से यह चमत्कार हो गया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उनकी बातें सुनकर सिया को हंसी भी आ रही थी और झुंझलाहट भी, लेकिन वह अभी बहुत खुश थी। हालांकि वह बात को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहती थी और न ही पीहू पर ज्यादा ध्यान खींचना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत सफाई दी। आंटी, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि पीहू की शारीरिक क्षमता अच्छी है और वैसे भी कोई गंभीर बात नहीं थी, इसलिए अस्पताल में कुछ दिन ड्रिप लगने के बाद वह ठीक हो गई। उसे सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जहां तक डॉक्टर वर्मा के मेडिकल चमत्कार की बात थी, सिया ने उसे दिल पर नहीं लिया। सिया की बात सुनकर वार्ड के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तो खामखा ही उत्साहित हो रहे थे। फिर भी वे सब पीहू को उसकी जल्द छुट्टी होने पर बधाई देने आए। कुलकर्णी आंटी ने तो एक लिफाफा निकालकर पीहू के हाथ में थमा दिया और सिया के मना करने के बावजूद जिद करके पीहू को उसे लेने पर मजबूर कर दिया। हारकर सिया ने पीहू से सिर्फ इतना ही कहा कि वह आजी को थैंक यू बोले। कमरे में लौटने के बाद देवांश अस्पताल का बिल लेकर डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करने चला गया। ये देखकर कि देवांश वहां नहीं है, कुलकर्णी आंटी ने सिया के कान में फुसफुसाया, बेटा, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पति में वाकई बदलाव आया है। अगर बात ऐसी न हो कि साथ रहना नामुमकिन हो गया हो तो वापस जाओ और उससे प्यार से बात करो। अगर तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो तो जियो। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, है ना? सिया भी जानती थी कि पिछले कुछ दिनों में देवांश का बर्ताव वाकई अच्छा रहा था। उसने उसे चाहे जो भी कहा हो, वह पहले की तरह गुस्सा नहीं हुआ और न ही उसने उस पर और पीहू पर हाथ उठाया जैसा वह पहले करता था। लेकिन इतनी बार निराशा हाथ लगने और देवांश के इतने नाटक देखने के बाद आंटी के समझाने पर भी उसने बस हाँ में सिर हिला दिया, इसे सच में दिल पर नहीं लिया। कुलकर्णी आंटी का शुक्रिया अदा करने के बाद सिया ने अपना सामान पैक करना शुरू किया। जब उसने कपड़ों के थैले के अंदर तलाक के कागजात देखे तो वह एक पल के लिए जम गई। उस पल उसे अचानक ख्याल आया, क्या देवांश का बदलाव इसलिए है क्योंकि उसने ये तलाक के कागजात देख लिए थे? वह डर गया और इसीलिए वह बदल गया। उसे लगा कि इसकी बहुत संभावना है। हालांकि उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। इसके बजाय उसने चुपके से तलाक के कागजात थैले के सबसे नीचे छिपा दिए, उन्हें कपड़ों से ढक दिया जैसे कि उसने उन्हें कभी देखा ही न हो। माँ बेटी के पास ज्यादा सामान नहीं था, बस थोड़ा बहुत समेटना काफी था। इसके विपरीत देवांश को डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा और वह 4 बजे के करीब पैसों की गड्डी के साथ लौटा। देवांश ने पैसे सिया को सौंप दिए। फिर पीहू ने जब अंकल, आंटी और दादा दादी को अलविदा कह दिया तो वह उसका हाथ पकड़कर वार्ड से बाहर निकल गया। वापसी के रास्ते में देवांश ने पहले टैक्सी लेने की योजना बनाई थी, लेकिन पीहू ने मना कर दिया। वह खुद वापस चलने की जिद करने लगी। शायद इसलिए कि उसने इसे एक बार खो दिया था, पीहू चलने के मौके को बहुत अहमियत दे रही थी। वह पूरे रास्ते उछलती कूदती, बर्फ पर पैर रखती, खुशी से भरी हुई जा रही थी। सिया उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसे लगातार सावधान रहने की याद दिला रही थी, इस डर से कि कहीं वह गिर न जाए। देवांश सबसे पीछे चल रहा था, बड़े और छोटे थैले उठाए हुए, माँ और बेटी को देखता हुआ, एक आगे दौड़ती और दूसरी पीछा करती। खुशी के इस एहसास ने उसका दिल पिघला दिया। यही तो जिंदगी है। देवांश ने आसमान की ओर देखा और आह भरे बिना न रह सका। अमर सम्राट होने का क्या फायदा? क्या वह सुकून की नींद और बीवी बच्चे के साथ की बराबरी कर सकता है? अस्पताल के गेट पर मास्टर वाघ बर्फ में खड़े होकर तीनों के जाते हुए सायों को देख रहे थे। उन्होंने अपना फोन निकाला और रिया कपूर को नंबर मिलाया। क्या बात है? दूसरी तरफ से रिया की ठंडी आवाज आई। रिया बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम वापस आ सकती हो, मास्टर वाघ ने अपना उत्साह काबू में रखने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें नागफनी जड़ी मिल गई? नहीं, देवांश साहब की बेटी डिस्चार्ज हो गई है। भले ही वह डिस्चार्ज हो गई हो, तुम्हें अभी भी उनके घर के पास पहरा देना होगा। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है, क्या पता कोई और गुंडा आ जाए। रिया कपूर को लगा कि मास्टर वाघ नागफनी जड़ी की तलाश में उसकी जगह लेना चाहते हैं, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें निर्देश दिए। लेकिन बोलने के बाद रिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पूछा, 1 मिनट रुको, तुमने कहा उसकी बेटी डिस्चार्ज हो गई है? क्या उसके घुटने की हड्डी पूरी तरह चकनाचूर नहीं हुई थी? क्यों, क्या देवांश साहब ने इलाज छोड़ दिया? मुझे पता था तुम यही सोचोगी।
अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद मैं भी यही सोचता, मास्टर वाघ ने उत्साह से कहा। लेकिन सच यह है कि देवांश साहब की बेटी पूरी तरह ठीक हो गई है। ठीक हो गई? ये कैसे मुमकिन है? बेटा, ये सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे विस्तार से बताओ, क्या हुआ? तो मास्टर वाघ ने रिया को वह सब कुछ बता दिया जो वे जानते थे, बिना कोई भी जानकारी छोड़े। खत्म करने के बाद उन्होंने जोड़ा, मैंने डायरेक्टर के ऑफिस में पूछताछ की और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने इसे मेडिकल चमत्कार कहा और वे इस पर एक पेपर पब्लिश करने की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल चमत्कार? इस दुनिया में इतने चमत्कार कैसे हो सकते हैं? मास्टर वाघ ने कहा, वाकई एक पूर्ण अंतर्शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट भी इतने कम समय में ठीक नहीं हो सकता, एक आम बच्ची की तो बात ही छोड़ो। तो तुम्हारा मतलब है, पीहू के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले देवांश साहब ने उसे एक चॉकलेट दी थी? एक चॉकलेट? ऐसी कौन सी चॉकलेट है जो बीमारी ठीक कर सकती है? रिया बेटा, मेरी तुच्छ राय में वह शायद इलाज के लिए कोई जादुई गोली थी। इसका मतलब है कि देवांश साहब न केवल एक महागुरु हैं, बल्कि वे किमियागरी में भी माहिर हो सकते हैं, बिल्कुल गुरु ली की तरह। वे शायद गुरु ली से भी ज्यादा निपुण हों। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फोन पर लंबी खामोशी छा गई। रिया कपूर कुछ देर तक नहीं बोली। काफी देर बाद उसकी आवाज धीरे धीरे लौटी, इस जानकारी को पूरी तरह से गुप्त रखो। मैं तुरंत मुंबई वापस आ रही हूँ। जी, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। सिया अब बहुत अच्छे मूड में थी। सोसाइटी के गेट तक पहुंचने के लिए 1 घंटा चलने के बाद भी उसकी खुशी कम नहीं हुई थी। पीहू का पैर ठीक हो गया था और उसे लग रहा था कि जिंदगी एक बार फिर उम्मीदों से भर गई है। वह वापस काम पर जा सकती थी, अब उसे पीहू की सर्जरी की फीस की चिंता नहीं करनी थी। सबसे बड़ी बात, पीहू को कष्ट नहीं होगा, न तो छुरी कांटे की जरूरत और न ही 3 महीने तक व्हीलचेयर पर रहने की मजबूरी। अपनी खुशी के बीच उसे देवांश भी काफी अच्छा लगने लगा था। हालांकि ये खुशी उनके दरवाजे पर पहुंचते ही पूरी तरह गायब हो गई। उसने देखा कि उनके किराए के अपार्टमेंट का दरवाजा जबरदस्ती तोड़ा गया था और कमरा अस्त व्यस्त था। हर वह जगह जिसे खंगाला जा सकता था खंगाली गई थी और सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। मम्मा, क्या ये हमारा घर है? पीहू ने पूछा, उसका चेहरा उलझन से भरा था। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह देवांश की ओर मुड़ी और पूछा, क्या इसी को तुम कहते थे कि सारा कर्ज चुका दिया गया है? देवांश, तुम हमारी माँ बेटी को और कितना तड़पाओगे तब जाकर तुम्हें खुशी मिलेगी। देवांश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, क्योंकि जब वह उस सुबह लौटा था तो सब कुछ ठीक था। हालांकि उसे दिल ही दिल में अंदाजा था कि ये लोग किसने भेजे हैं। पहले मेरे पास तुम सबके लिए वक्त नहीं था, अब जब पीहू का पैर ठीक हो गया है तो हिसाब किताब बराबर करने का समय आ गया है। चिंता मत करो, मैं इसे सुलझा लूंगा, मैं वादा करता हूँ, यह आखिरी बार है, देवांश ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। सिया ने अपना सिर हिलाया। देवांश, अब मैं तुम्हारी बकवास पर भरोसा नहीं करूंगी। बोलते हुए उसने कपड़ों के थैले से तलाक के कागजात निकाले, इस पर साइन करो। मुझे और हमारी बेटी को जाने दो। तलाक के कागजात देखकर देवांश को लगा जैसे किसी ने उसका दिल जोर से भींच लिया हो। एक अजीब सा दर्द उठा। वह सिया को समझाने के लिए, उससे एक और मौका मांगने के लिए तड़प उठा। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, सिया पहले घुटनों पर बैठ गई। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी और बोली, देवांश, अगर तुम सच में पीहू को अपनी सगी बेटी मानते हो तो हमें जीने का एक रास्ता दो और इस तलाक के कागजात पर साइन कर दो। सिया का दिल दुख रहा था। वह भी इस नौबत तक नहीं पहुंचना चाहती थी, लेकिन पीहू की खातिर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पीहू का पैर पहले ही एक बार टूट चुका था और वह बर्फ में लगभग जमकर मरने ही वाली थी। सिया नहीं चाहती थी और वह उसे दोबारा ऐसा दर्द सहने की इजाजत नहीं दे सकती थी। सिया बहुत जोर जोर से रोई, जिससे पड़ोस वाली देशमुख आजी घबरा गईं। अरे देवांश बेटा, तुमने फिर कौन सी मूर्खता कर दी? देखो तो सही, तुमने एक हंसते खेलते घर का क्या हाल कर दिया है। देवांश को डांटने के बाद देशमुख आजी ने सिया को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। बेटी, जल्दी उठो, जमीन बहुत ठंडी है। अगर तुम्हें ठंड लग गई तो पीहू का क्या होगा? हालांकि सिया जमीन पर घुटने टेक कर बैठी रही। उसने उठने से इनकार कर दिया। अगर इसने आज इस तलाक के कागजात पर साइन नहीं किए तो मैं मरते दम तक यहीं बैठी रहूंगी। पीहू अपने माता पिता को फिर से झगड़ते देख पहले ही रोने लगी थी। अब अपनी माँ को इतना जोर से रोते देख वह और जोर से रोने लगी। अपनी पत्नी और बच्चे को इतना दुखद रूप से रोते देख देवांश का दिल तुरंत उथल पुथल हो गया, पछतावे से भर गया। वह वास्तव में सिया को फिर से समझाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अब वह कुछ भी कहे सिया नहीं सुनेगी और इससे बात और बिगड़ सकती है। इसके अलावा वह अच्छी तरह समझता था कि सिया के स्वभाव को देखते हुए अगर उसने तलाक के कागजात पर साइन नहीं किए तो वह सचमुच अनिश्चित काल तक घुटने टेके रह सकती है।
वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी और बच्चे को उसकी वजह से और कोई दुख सहना पड़े, थोड़ा सा भी नहीं। इसलिए अपने भारी दुख के बावजूद देवांश के हाथ कांप रहे थे जब उसने सिया से तलाक के कागजात लिए। फिर उस चुभने वाले दर्द को सहते हुए उसने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। कल सुबह 8 बजे मैं फैमिली कोर्ट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब कृपया मेरे घर से चले जाओ, या मैं पहले पैक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्लीज मेरे घर से निकल जाओ अभी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। देवांश ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में वह मुड़ा और भीगी आंखों के साथ वहां से चला गया। और सिया देवांश के जाने के बाद अपनी छाती पकड़कर जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर तक शांत नहीं हो पाए। अध्याय 22। वे इस बार पक्का सुलह करने आए हैं। देवांश का चेहरा सख्त था। रिहायशी इलाके से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात मास्टर वाघ से हुई, जो भागते हुए आ रहे थे। देवांश साहब, यह मेरी गलती थी। मैंने इस जगह की पहरेदारी के लिए किसी को नहीं भेजा, मास्टर वाघ ने झुकते हुए कहा। उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें दिखाई दे रही थीं। उन्होंने देवांश के तौर तरीके देखे थे, खासकर उस पीले बालों वाले आदमी से निपटते समय। उस आदमी की बुरी हालत अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी, जो शायद खुद यमराज से भी बदतर थी। सिंघानिया परिवार को संदेश भेज दो, 3 दिनों के भीतर मुंबई से गायब हो जाएं, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, देवांश ने बिना किसी भाव के ठंडे चेहरे के साथ कहा। यह देवांश की दया नहीं थी कि वह सिंघानिया परिवार को छोड़ना चाहता था। इसके विपरीत सिंघानिया परिवार को मुंबई छोड़ने पर मजबूर करना, जहां उनकी जड़ें थीं, उन्हें अपनी सारी दौलत और शान योजक चिन्हों शौकत छोड़ने पर मजबूर करने के बराबर था, जो उन्हें मारने से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। मौत उनके लिए बहुत आसान थी। देवांश उनकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बनाना चाहता था। जब मास्टर वाघ ने यह सुना तो उनका चेहरा फड़कने से नहीं रोक सका। अगर सिंघानिया परिवार ने देवांश साहब को नाराज कर दिया था तो वह सपनों में भी हंसते हुए जागेंगे। किसी को ये पता होना चाहिए कि कपूर साहब की वजह से कपूर परिवार को वर्तमान में सिंघानिया परिवार द्वारा हर जगह दबाया जा रहा था। वह खुद यहाँ देवांश साहब के परिवार की रक्षा कर रहे थे, दुश्मन से लड़ने के लिए अपने हाथ खाली नहीं कर पा रहे थे, जिससे सिंघानिया परिवार का घमंड और बढ़ गया था। लेकिन अगर देवांश साहब मदद करें तो हालात पूरी तरह पलट जाएंगे। लेकिन सिंघानिया परिवार देवांश साहब को कैसे नाराज कर सकता है? क्या उनका पहले कोई लेना देना था? या जिस सिंघानिया परिवार का जिक्र देवांश साहब कर रहे थे वह वो सिंघानिया परिवार नहीं था जो वह समझ रहे थे। मास्टर वाघ को लगा कि साफ साफ पूछना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा न हो कि वह कोई गलती कर बैठें और बुढ़े कपूर साहब को बेकार में उत्साहित कर दें। इसलिए उन्होंने अपनी आंतरिक खुशी को दबाया और कांपते हुए पूछा, देवांश साहब, मेरी गुस्ताखी माफ करें, ये कौन सा सिंघानिया परिवार है? पूरी मुंबई में ऐसे कितने सिंघानिया परिवार हैं जिनके लिए तुम जैसे यमराज को संदेश पहुंचाने की जरूरत पड़े? देवांश ने ठंडेपन से पूछा, जिससे डर के मारे मास्टर वाघ का दिल जोर से धड़कने लगा। समझ गया, मैं तुरंत संदेश देने जाता हूँ। मास्टर वाघ ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, विदा ली और दौड़ते हुए मुड़ गए। देवांश की नजरों से ओझल होने के बाद ही मास्टर वाघ ने राहत की लंबी सांस ली। वह कुछ नहीं कर सकते थे। देवांश साहब का उन पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव था वह बस बहुत ज्यादा था। लेकिन देवांश साहब का सिंघानिया परिवार से पहले कोई संबंध नहीं था, तो उन्हें इतना यकीन कैसे है कि उनके घर में तोड़फोड़ करने वाले सिंघानिया परिवार के ही इशारे पर आए थे? मास्टर वाघ पूरी तरह हैरान थे। जिस वजह से वह समझ नहीं पा रहे थे वह ये थी कि उन्हें उस रात क्या हुआ था इसकी जानकारी नहीं थी, और न ही उन्हें पता था कि विक्रम सिंघानिया ने देवांश की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कोई बात नहीं, चूंकि सिंघानिया परिवार ने देवांश साहब को नाराज करने की हिम्मत की है तो उनके अच्छे दिन निश्चित रूप से खत्म हो गए हैं। मास्टर वाघ मर्सिडीज बेंज की पिछली सीट पर बैठे इतने खुश थे कि वह गुनगुनाने से खुद को रोक नहीं सके। देवांश को यकीन था कि यह सिंघानिया परिवार का काम था, क्योंकि उसके साथ केवल 3 पक्ष शामिल थे, सूदखोर, अंडरग्राउंड कैसीनो का बब्बन भाई और विक्रम सिंघानिया। सूदखोरों का पैसा चुका दिया गया था और उस बदतमीज पीले बालों वाले आदमी से निपट लिया गया था, और उस आदमी का अंजाम दूसरों को डराने के लिए काफी था, जिससे अन्य सूदखोर ऐसी हरकत करने से डरते। अंडरग्राउंड कैसीनो का बब्बन भाई कपूर परिवार के लिए काम करता था। अब जब मास्टर वाघ उसके साथ सम्मान से पेश आ रहे थे तो स्वाभाविक रूप से बब्बन भाई उसे परेशान नहीं करेगा। एकमात्र संभावना सिंघानिया परिवार की थी, जिससे विक्रम सिंघानिया संबंधित था। हालांकि उस रात मौजूद लोग या तो मर चुके थे या पागल हो गए थे, लेकिन अगर सिंघानिया परिवार जांच करता तो वे निश्चित रूप से सिया तक पहुंच जाते। उस गंजे आदमी का सिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अस्पताल जाना इसका सबसे बड़ा सबूत था। देवांश के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए चलते चलते वह उस जंगल में पहुंच गया जहां वह साधना करता था। जैसे ही वह साधना करने वाला था उसका फोन बजा। उसने देखा कि यह सिया थी, जिसने उसे 2 साल पहले ब्लॉक कर दिया था। वह कॉल कर रही थी।
क्या उसका मन बदल गया और उसने उसे वापस आने के लिए फ़ोन किया? देवांश बहुत खुश हुआ और जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो सिया। मैं मम्मा नहीं, मैं पीहू हूँ। दूसरी तरफ से पीहू की आवाज़ आई। अरे पीहू, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? देवांश ने चिंता से पूछा। पीहू बीमार नहीं है, मम्मा ने मुझसे पूछने के लिए कहा। ओह नहीं, पीहू खुद पापा से पूछना चाहती है, आप आज रात कहाँ रहोगे और क्या आपने खाना खा लिया? पीहू ने अपनी तोतली आवाज़ में पूछा। वह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल पा रही थी। ये सुनकर देवांश एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर उसका दिल खुशी से झूम उठा। साफ था कि सिया अभी भी उसकी परवाह करती थी, वरना वह पीहू से फ़ोन करवाकर नहीं पूछती। जब तक उसके दिल में उसके लिए जगह थी, चाहे वह अब उससे कितना भी नफरत क्यों न करे, उम्मीद अभी भी थी। पापा कहीं भी रह सकते हैं, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 2 सालों में शराब पीकर सड़क पर नहीं सोया हूँ। और खाने की बात है तो पापा को अभी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। और तुम, क्या तुमने और मम्मा ने खाना खा लिया? हमने अभी खाया और यह बहुत टेस्टी था। ठीक है, मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी, मुझे मम्मा की कमरा ठीक करने में मदद करनी है। पापा बाय बाय। इतना कहकर इससे पहले कि देवांश बाय बाय कह पाता, उसने फ़ोन काट दिया। जाहिर तौर पर सिया ने उससे फ़ोन छीन लिया था। ये सोचकर कि उसने सिया का दिल पूरी तरह तोड़ दिया है, फिर भी उसे उसके खाने और रहने की चिंता है, देवांश अंदर तक टूट गया। मुझे ऐसी अच्छी पत्नी कहाँ मिलेगी? पुराना मैं सचमुच एक जानवर था। ये याद करके कि वह सिया के साथ कैसा बुरा बर्ताव करता था, देवांश इतना दुखी हुआ कि उसने एक विशाल पेड़ को गिरा दिया। नहीं, मुझे कड़ी साधना करनी होगी और जल्द से जल्द पीहू के कैंसर का इलाज करना होगा, ताकि सिया को अब इसकी चिंता न करनी पड़े। तब तक वह मुझे निश्चित रूप से फिर से स्वीकार कर लेगी। अपना मन बना लेने के बाद देवांश ने पूरे दिल से ध्यान केंद्रित किया, आकाश भक्षण सूत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। दूसरी तरफ फ़ोन रखने के बाद सिया काफ़ी देर तक ख्यालों में खोई रही। उसे नहीं पता था कि उसने पीहू से वह कॉल क्यों करवाई थी। उसने घर से दूर अनगिनत रातें बिताई थीं, इसलिए उसे उसके खाने और रहने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थोड़ी देर सोचने के बाद सिया को फिर भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने सोचना ही छोड़ दिया। वैसे भी वे कल तलाक ले रहे थे और उनकी ज़िंदगी अब एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहेगी। लेकिन न जाने क्यों जब उसने ये सोचा तो सिया को राहत महसूस नहीं हुई, इसके बजाय उसे अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। जाने दो, जब तक पीहू को और दुख नहीं सहना पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं और कितना खोती हूँ। सिंघानिया ग्लोबल हॉस्पिटल, SVIP वार्ड। मुकेश सिंघानिया बिना दरवाजा खटखटाए अपने बड़े भाई के केबिन में घुस गया। बड़े भैया, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। बलराज सिंघानिया ने सीधे मुकेश की बात काटते हुए सख्त चेहरे के साथ कहा। मुकेश जानता था कि उसका बड़ा भाई जो कहता है वह करता है, इसलिए वह जल्दी से पीछे हटा, दरवाजा खटखटाया, फिर अंदर आया और घबराहट में बोला, बड़े भैया, कपूर परिवार के मास्टर वाघ यहाँ आए हैं और कहते हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं। हम, कितना समय हुआ है? हमने कपूर परिवार के केवल कुछ ही ठिकानों को बर्बाद किया है और वे अभी से अपना आपा खो रहे हैं। बलराज ने ठंडेपन से कहा। बात तो सही है, कपूर बुड्ढे की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है और सुना है कि मास्टर वाघ भी गलती से घायल हो गए हैं। उन्हें वाकई घबराना चाहिए। बोलने के बाद बलराज ने निर्देश दिया, विक्रम के आराम में खलल न पड़े, इसलिए किसी और वार्ड का इंतजाम करो। लेकिन बड़े भैया, क्यों न हम फिर से विचार करें, उस खास आदमी के आने तक रुकें जिसके बारे में आपने बताया था। मास्टर वाघ आखिरकार एक आंतर शक्ति वाले मास्टर हैं। मुझे डर है कि हम तब अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। तब मत कहो, अब कहो। अगर वह ऊपर आना चाहता है तो क्या तुम उसे रोक सकते हो? बलराज ने चिढ़कर कहा। इसके अलावा वह इस बार पक्का सुलह करने आया होगा। अगर हम नहीं मिलते हैं तो हम छोटे दिल के लगेंगे। उसे ऊपर ले आओ, देखते हैं कि कपूर परिवार इस बार क्या ईमानदारी लेकर आया है। अध्याय 23। बलराज सिंघानिया सोफे पर बैठा मास्टर वाघ को देख रहा था, जो खाली हाथ आए थे और उसकी बाहें अनचाहे ही तन गईं। ये बुढ़ा सुलह करने आया है, फिर भी कोई तोहफा नहीं लाया। हम, चूंकि तुम्हारा कपूर परिवार इतना बेईमान है तो मेरे सिंघानिया परिवार को बेरहम होने का दोष मत देना। लेकिन जब उसने मास्टर वाघ के पट्टी बंधे दाहिने हाथ को देखा तो उसके चेहरे की उदासी काफी हद तक दूर हो गई। लगता था अफवाहें सच थीं, मास्टर वाघ वाकई घायल थे। मुंबई का यमराज, जो अपनी अजेय लोहे जैसी हथेली के लिए जाना जाता था, घायल हाथ के साथ, क्या उसमें अभी भी कोई दम होगा? कोई आश्चर्य नहीं कि कपूर परिवार सुलह करने की इतनी जल्दी में था। पता चला कि वे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। कौन सी हवा मुंबई के यमराज को मेरे गरीबखाने में उड़ा लाए है? ये बलराज आपसे मिल नहीं पाया और मुझे उम्मीद है कि मास्टर वाघ थोड़े दयालु होंगे। बलराज के शब्द विनम्र थे, लेकिन उसके लहजे में शिष्टाचार का कोई संकेत नहीं था, यहाँ तक कि थोड़ा रोब भी था।
मास्टर वाघ इसके आदी थे। मेजबान के बोलने का इंतजार किए बिना उन्होंने एक सोफा ढूंढा और बैठ गए, फिर अपना पैर कॉफी टेबल पर रख दिया। सुलह करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। मैं आज आपको कुछ बताने आया हूँ। मास्टर वाघ सोफे पर पीछे की ओर झुक गए, उनके चेहरे पर इत्मीनान था। देवांश के सामने जो विनम्रता और सावधानी उन्होंने दिखाई थी वह यहाँ कहीं नहीं दिख रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार वह मुंबई के यमराज थे, एक ऐसा अस्तित्व जिसे उकसाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। बताने, क्या तुम कपूर परिवार की तरफ से सुलह करने नहीं आए हो? बलराज ने ताना मारा। सुलह? मास्टर वाघ हंसे। छोटे सिंघानिया, तुम्हें ऐसा बेतुका विचार कहाँ से आया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिंघानिया परिवार वापस फॉर्म में आ गया है, या तुम्हें लगता है कि यह बुढ़ा अब तलवार नहीं उठा सकता? ... बलराज ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसका चेहरा उदास हो गया। यह उसकी कल्पना से पूरी तरह अलग कैसे था? साथ ही कपूर परिवार में सिंघानिया परिवार को चुनौती देने की हिम्मत कहाँ से आई? 3 दिन। मास्टर वाघ ने 3 उंगलियां उठाईं। 3 दिनों के भीतर तुम्हारा सिंघानिया परिवार मुंबई से बाहर निकल जाएगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हा। बलराज की गहरी चालाकी के बावजूद मास्टर वाघ की बातें सुनकर वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। माफ करना, तुम्हारा मजाक बहुत ही मजेदार है, मैं इसे रोक नहीं पाया। मास्टर वाघ ने लापरवाही से कंधे उचकाए, अपना पैर वापस खींचा और खड़े हो गए। मैंने संदेश पहुंचा दिया है, तुम इसे कैसे संभालते हो ये तुम पर निर्भर है। इतना कहकर मास्टर वाघ मुड़े और चल दिए। ओ बुढ़े वाघ, वापस जाओ और उस व्यक्ति को बताओ जिसने तुम्हें संदेश देने के लिए भेजा है कि वे जो चाहे चाल चलें। यह मुंबई, मैं बलराज सिंघानिया, इसे जीत कर रहूंगा। बलराज को अब भी लगता था कि मास्टर वाघ कपूर परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और कपूर परिवार, वह उन्हें अपनी आंखों में तिनके बराबर भी नहीं समझता था। हे, मास्टर वाघ ने उपहास किया, फिर पीछे मुड़े और बलराज को दया भाव से देखा, अपना सिर हिलाते हुए। बलराज, ओ बलराज, तुम अभी भी नहीं समझे कि तुमने किस तरह की हस्ती को नाराज कर दिया है। ... बलराज ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला। भूल जाओ। इतने सालों तक विरोधी रहने की खातिर मैं तुम्हें एक बार और सलाह दूंगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी से मुंबई छोड़ दो, वरना... मैंने अपनी बात कह दी, अपना ख्याल रखना। मास्टर वाघ देवांश साहब की पहचान का इस्तेमाल करके रोब जमाना चाहते थे, लेकिन देवांश साहब के निर्देशों के बिना वे इस शक्तिशाली सहारे का इस्तेमाल लापरवाही से अपनी ताकत दिखाने के लिए करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कहीं ऐसा न हो कि वे देवांश साहब को नाराज कर दें और परिणाम भुगतें। हालांकि मास्टर वाघ के गोलमोल शब्दों को बलराज की नजरों में केवल कपूर परिवार की गीदड़ भभकी माना गया जब वे एक मृत अंत तक पहुंच गए थे, इसलिए कुछ सेकंड के विचार के बाद उसने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। मास्टर वाघ के जाते ही मुकेश कमरे में दाखिल हुआ, घबराहट से पूछते हुए, बड़े भैया, वह बुढ़ा नाटक करता हुआ नहीं लग रहा था, हमें क्या करना चाहिए? ये बस खिसियानी बिल्ली का खंभा नोचना है, एक दिखावा, इसे दिल पर मत लो, बलराज ने आत्मविश्वास से कहा। क्या वह हमेशा उस मामूली औरत की रक्षा नहीं करता रहा है? तो उसे उसकी अच्छी तरह रक्षा करने दो। अन्य क्षेत्रों के लिए प्रगति तेज करो। 3 दिनों में मैं चाहता हूं कि कपूर परिवार के सभी अंडरग्राउंड धंधों का नाम बदलकर सिंघानिया हो जाए। क्या तुम्हारे कपूर परिवार ने मुझे 3 दिन नहीं दिए? ठीक है, मैं भी तुम्हें 3 दिन देता हूँ। देखता हूँ कि आखिर में कौन हंसता है और मुंबई का असली मालिक बनता है। अगली सुबह जल्दी, जैसे ही देवांश ने अपनी साधना पूरी की, उसे सिया का एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि उसने केवल 1 घंटे की छुट्टी ली है और उससे कहा कि देर न करे। हालांकि वह बेहद अनिच्छुक था, फिर भी देवांश ने ठीक है के साथ जवाब दिया। वह तलाक के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि उसका मानना था कि जैसे ही वह पीहू की लाइलाज बीमारी का इलाज कर देगा, सिया निश्चित रूप से उसके बारे में अपना नजरिया बदल लेगी और फिर से शादी करना केवल समय की बात होगी। इसलिए देवांश उठा, अपने शरीर से कीचड़ झाड़ा और पूरे जोश के साथ फैमिली कोर्ट की ओर चल पड़ा। जब वह फैमिली कोर्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो देवांश ने तुरंत भीड़ में सिया को देखा। वह बिजनेस सूट पहने हुए थी, लंबी और छरहरी, जिसकी वजह से शादी रजिस्टर करने आए कई भविष्य के पति छिप छिप कर उसे देख रहे थे। सिया वाकई कॉलेज के जमाने की सबसे सुंदर लड़की थी। भले ही पिछले कुछ सालों में देवांश ने उसे तड़पाया था, लेकिन उसका रूप अभी भी वैसा ही था। थोड़े से बदलाव के साथ वह स्वाभाविक रूप से भीड़ में सबसे चमकदार उपस्थिति बन गई थी। अफसोस की बात थी कि उसने ऐसी आदर्श महिला को खो दिया था। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से वापस जीत लूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे खुश महिला बनाऊंगा। देवांश ने अपना मन बना लिया, एक गहरी सांस ली और सिया की ओर बढ़ा। सिया गेट पर खड़ी थी, उसका चेहरा उदास और चिंतित था। उसे चिंता थी कि देवांश नहीं आएगा। उस स्थिति में पीहू की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। वे कर्ज वसूलने वाले और गुंडे किसी भी समय उनके घर में घुस सकते थे और उन्हें धमकाने के लिए पीहू का इस्तेमाल कर सकते थे।
जोरावर का पीहू का पैर तोड़ना अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। वह कभी नहीं चाहती थी कि पीहू को फिर से ऐसी तड़प और दर्द सहना पड़े। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, अचानक उसने देवांश को अपनी ओर आते देखा। उसके कपड़े साफ थे, चेहरे पर तेज और जोश था, एक शांत व्यवहार, जैसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ हो, जिससे वास्तव में उसकी आंखें चमक उठीं। ये कैसा है? सिया को एक पल के लिए देवांश का वर्णन करने के लिए सही शब्द नहीं मिले। उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, क्या वह मेरा इरादा बदलने की कोशिश कर रहा है? अफसोस, मैं अब प्यार में पड़ने की उम्र से आगे निकल चुकी हूँ। मुझे पीहू के भविष्य के बारे में सोचना है। आह भरकर सिया ने अपनी नज़रों को फेर लिया। वह रोने ही वाली थी। उसका दिल ऐसे दुख रहा था जैसे सुइयों से चुभाया जा रहा हो। काश वह इतना बड़ा कमीना न होता तो कितना अच्छा होता। खुद से बड़बड़ाने के बाद सिया ने खुद को संभाला, इस नामुमकिन कल्पना को एक तरफ कर दिया और देवांश को एक नज़र देखने के बाद वह फैमिली कोर्ट के हॉल में पहले चली गई। जब देवांश और सिया एक साथ हॉल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए तो पूरे हॉल में मौजूद सभी भावी जोड़े दंग रह गए। ये जोड़ी, क्या वे बहुत ज़्यादा सुंदर और हैंडसम नहीं हैं? ये जरूर भगवान ने अपने हाथों से फुर्सत में बनाए होंगे। हम तो शायद बस ऐसे ही बन गए। हीरे और सोने की जोड़ी, बिल्कुल रब ने बना दी जोड़ी। मुझे बहुत जलन हो रही है कि वे साथ हो सकते हैं। हालांकि जब उन दोनों ने टोकन लिया और तलाक वाले सेक्शन की ओर बढ़े तो हर कोई भावुक हो गया। क्या ऐसी जोड़ी का भी तलाक हो सकता है? क्या प्यार पर भरोसा किया जा सकता है? सुनो, शादी का सर्टिफिकेट लेने के बारे में क्यों न हम फिर से विचार करें। ... शादी वाले सेक्शन में बहुत लोग थे, लेकिन तलाक वाले सेक्शन में बहुत कम। देवांश और सिया को अपनी बारी आने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। स्टाफ मेंबर द्वारा ये पुष्टि करने के बाद कि दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं, उसने आह भरी और उनके तलाक के सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी कर दी। तलाक का सर्टिफिकेट हाथ में आते ही सिया फूट फूट कर रो पड़ी, अपना चेहरा ढका और फैमिली कोर्ट से बाहर भाग गई। एक टैक्सी रोकी और जल्दी में निकल गई। देवांश फैमिली कोर्ट के गेट पर खड़ा था, उस दिशा में देख रहा था जहां टैक्सी गई थी। उसका चेहरा उदास था। हालांकि उसे भरोसा था कि वह सिया को वापस जीत सकता है, लेकिन उसके हाथ में तलाक का सर्टिफिकेट अभी भी एक तेज तीर की तरह बार बार उसके दिल को छेद रहा था, उसे एक अजीब से गम से भर रहा था। काफी देर बाद उसने आखिरकार अपना फोन निकाला और सिया को एक मैसेज भेजा। मुझे माफ कर दो, मैं पहले एक घटिया इंसान था। मुझे पता है कि तुम इस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैंने इसके लिए खुद को 1,00,000 साल तक सजा दी है। मैं तुमसे माफ़ करने की उम्मीद नहीं करता, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे एक और मौका दो ताकि बदला हुआ मैं तुम्हें फिर से जान सकूं। तुम्हारा देवांश। अपना ख्याल रखना। दूर टैक्सी में बैठी सिया ये मैसेज देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अध्याय 24। बस गायब रहना, कहीं अपनी बेइज्जती न करा लो। मैसेज भेजने के बाद देवांश तलाक का सर्टिफिकेट जेब में रखने से पहले थोड़ी देर और गेट पर खड़ा रहा। अब उसे खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे उसके दिल का एक हिस्सा निकाल लिया गया हो। वह वास्तव में अपनी बेटी को देखना चाहता था, लेकिन सिया ने तलाक के समझौते में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वह उम्मीद करती है कि देवांश उसकी सामान्य जिंदगी में दखल न दे। इसलिए सिया को चिंता न देने के लिए देवांश को अपनी तड़प को दबाना पड़ा और घर की विपरीत दिशा में चलना पड़ा। वह कुछ ही कदम चला था कि किसी ने उसके कंधे पर थपकी दी। वह एक बहुत ही आकर्षक लड़की थी। नमस्ते ओम, मैंने देखा कि आपका अभी तलाक हुआ है, क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? लड़की ने शर्माते हुए हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। देवांश ने सिर हिलाया। हम केवल कानूनी तौर पर अलग हुए हैं। मेरा दिल अभी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मुझे खेद है, मेरा इस जन्म में बीवी बदलने का कोई इरादा नहीं है। बोलने के बाद देवांश पीछे मुड़े बिना चला गया, लड़की को वहीं खड़ा छोड़ दिया जिसकी आंखें लगभग चमक रही थीं। हैंडसम और वफादार ऐसा मर्द कहाँ मिलता है? मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि उसकी पूर्व पत्नी क्या सोच रही थी जो उसने उसे तलाक दे दिया। उफ, ये दुनिया वाकई ऐसी है जहाँ किसी को पानी नहीं मिलता और कोई पानी में डूब रहा है। लड़की ने गुस्से में अपना पैर पटका, मुड़ी और एक काली मर्सिडीज जी वैगन में बैठ गई जो गरजते हुए निकल गई। देवांश शहर के बाहरी इलाके तक चला गया, फिर अपनी गति तकनीक को सक्रिय किया और जंगल की गहराइयों में तेजी से चला गया। पीहू की देखभाल देशमुख आज ही कर रही थी और मास्टर वाघ खुद परिधि की रक्षा कर रहे थे, इसलिए उसकी सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं होनी चाहिए। जहां तक सिया की बात थी, मास्टर वाघ के आदमी छाया में उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए वह भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इस तरह देवांश मन की शांति के साथ साधना कर सकता था और जल्द से जल्द दक्ष तर्क को तोड़ने की कोशिश कर सकता था। रात हो गई और जंगल असाधारण रूप से शांत था, यहाँ तक कि जमीन पर गिरने वाले पत्तों की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। देवांश, जो पूरे दिन साधना कर रहा था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, थोड़ी निराशा के साथ अपना सिर हिलाते हुए। आत्मिक ऊर्जा बहुत कम है। इस डर से मैं शायद 1 साल में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा।
मुझे अन्य तरीकों के बारे में सोचना होगा। देवांश अंधेरे में एक हाथ पर अपनी ठुड्डी टिकाए समाधान पर विचार कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसका फोन बजा। ये सिया की कॉल थी। देवांश ने खुशी से फोन उठाया और कहा, बेटी, क्या तुम्हें पापा की याद आ रही है? मैं हूँ। दूसरी तरफ से सिया की आवाज आई। ओह, माफ करना, मुझे लगा पीहू है। देवांश ने माफी मांगी, लेकिन वह अपने दिल में और भी खुश था। सिया का खुद उसे फोन करना एक अच्छा संकेत था। हालांकि मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन एक काम है जिसके लिए मैं तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ। सिया ने कुछ संकोच के साथ कहा, मेरी मौसी की बेटी की 12वीं की सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं और वह घूमने के लिए मुंबई आ रही है। वह जल्द ही स्टेशन पर होगी। क्या तुम कृपया मेरे लिए उसे पिक कर सकते हो? मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी, लेकिन मुझे आज रात ओवरटाइम करना है। उसे पिक करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम ओवरटाइम कर रही हो तो पीहू का क्या? देवांश ने चिंता से पूछा। ये सुनकर फोन के दूसरी तरफ सिया को अपने दिल में एक गर्मी महसूस हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश पीहू की इतनी परवाह करेगा। लगता था कि तलाक ने वाकई उसे काफी बदल दिया है। चिंता मत करो, मैं अपना लैपटॉप घर ले आई हूँ और पीहू बिल्कुल मेरे पास है, सिया ने समझाया। ठीक है, मुझे अपनी कजिन का नंबर दे दो, मैं उसे लेने चला जाऊंगा। और सिया थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन फिर भी बोली, मैंने अभी उसे कहते सुना कि वह आज रात दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। क्या तुम उसके साथ जा सकते हो और उस पर नजर रख सकते हो? ये सिया का मुख्य उद्देश्य था। उसे स्टेशन पर पिक करना ठीक था, वह बालिग थी और खोएगी नहीं। उसने फोन पर उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अपने 18वें जन्मदिन को बार में मनाना ही सही है। सिया जानती थी कि वह उसे रोक नहीं सकती, लेकिन उसके पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं था, इसलिए मजबूर होकर उसे देवांश को फोन करना पड़ा। उसने सोचा कि देवांश अपनी सालों की भारी शराब की आदत के साथ कुछ नए बालिग बच्चों को संभालने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करेगा और उसकी देखभाल कर सकेगा। मैं कर सकता हूँ। क्या कुछ और है? देवांश ने पूछा। एक बात और है। सिया रुकी, फिर जारी रखा, मैंने किसी को नहीं बताया कि हमारा तलाक हो गया है, इसलिए वहाँ ये बात मत बताना। इतना कहकर सिया ने फोन काट दिया। देवांश को सवाल पूछने की कोई जगह नहीं दी और देवांश कटे हुए कॉल को देखते हुए बस अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जब सिया ने उसे अपनी कजिन का फोन नंबर भेजा, तब जाकर देवांश जैसे किसी सपने से जागा हो आसमान की ओर देखकर जोर से हंस पड़ा। जंगल में पक्षी और जानवर जो रात के लिए बस गए थे, तुरंत चौंक गए और बिखर गए, जिससे खामोश रात में हलचल मच गई। मुंबई सेंट्रल स्टेशन। ज़ारा ने अपने फ़ोन पर अपनी दीदी द्वारा भेजी गई अपने जीजू की फ़ोटो देखी और वह अपने होंठ सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। दिखने में तो काफ़ी हैंडसम है, लेकिन कपड़े कितने फटे पुराने पहनता है। क्या दीदी तब अंधी हो गई थी जो ऐसे गरीब लूजर से शादी की? ज़ारा ने इलाके का जायजा लिया, फ़ोटो से तुलना की, लेकिन अपने जीजू को नहीं देखा। वह शिकायत किए बिना नहीं रह सकी, दीदी भी कमाल करती हैं। मैं बालिग हो चुकी हूँ और वह अभी भी किसी को मेरी जासूसी करने के लिए भेजती हैं। कितना बोरिंग है। उसने चुपके से खिसक जाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे डर था कि उसकी दीदी उसके माता पिता को बता देंगी और फिर उसे और पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। ये बदबूदार लूजर अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? क्या उसे नहीं पता कि ट्रेन जल्दी आ गई है? ज़ारा ने बेसब्री से बड़बड़ाया। अपनी शिकायतों के बावजूद वह अभी भी लोगों को लेने आने वाली हर लग्जरी कार को ध्यान से देख रही थी, इस उम्मीद में कि वह अपने जीजू को देख लेगी। भले ही दीदी का उनके मायके वालों से झगड़ा हो गया हो, लेकिन उनका मायका इतना अमीर है, वे जरूर चुपके से उनकी थोड़ी मदद कर रहे होंगे। उनके परिवार के लिए एक जी वैगन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? अगर मैं, यह मिस ज़ारा, अपने क्लासमेट से मिलने जी वैगन चला कर जाऊं, तो मेरी कितनी धाक जम जाएगी। ज़ारा ख्याली पुलाव पका रही थी जब उसने एक टैक्सी से एक जाने पहचाने साई को उतरते देखा। जब उसने उस साई को सामने से साफ देखा तो वह निराश हो गई। टैक्सी से आया है तो फिर मुझे तुम्हें लेने आने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, क्या मैं खुद कैब नहीं बुला सकती थी? ज़ारा के पास शब्द नहीं थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी दीदी का परिवार इतना गरीब होगा कि वे एक कार भी नहीं खरीद सकते। ज़ारा, उसके बगल में एक आवाज़ गूंजी, नमस्ते, मैं देवांश हूँ, तुम्हारी दीदी का पति। ओह, मुझे पता है, चलो चलें। ज़ारा ने रूखेपन से जवाब दिया, अपना सूटकेस देवांश की ओर फेंक दिया। देवांश की तरफ देखे बिना ही वह आगे बढ़ गई। ये वही टैक्सी थी। देवांश ने सामान रखा, पैसेंजर सीट पर बैठा और ज़ारा से पूछा, अब कहाँ जाना है? लिंकिंग रोड, फायरबर्ड लाउंज। उसके बाद ज़ारा ने देवांश को नज़रअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपने फ़ोन पर उन दोस्तों के साथ चैट करने लगी जिनसे वह मिलने वाली थी। कभी कभी वह ऊपर देखती और देवांश को देखती, फिर तिरस्कार की नज़र से अपना सिर हिलाती और उसकी उंगलियां फ़ोन के कीबोर्ड पर तेजी से चलती, मैसेज टाइप करती।
बिना देखे ही यह साफ था कि वह कुछ अच्छा नहीं कह रही थी। कार पूरे रास्ते शांत रही जब तक कि टैक्सी लिंकिंग रोड पर नहीं मुड़ी। तभी ज़ारा बोली, देवांश, है ना? अगर मैं तुमसे अभी वापस जाने को कहूँ तो तुम पक्का नहीं मानोगे, है ना? देवांश को सिर हिलाते देख ज़ारा ने आगे कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। मेरे सभी दोस्त या तो बहुत अमीर हैं या बड़े रसूख वाले। जब हम थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे तो बस चुपचाप एक तरफ रहना और गायब हो जाना, ताकि तुम अपनी बेइज्जती न करा लो। समझे? अध्याय 25। उसे हमारी और उसकी हैसियत के बीच का फर्क समझ आ जाए। ये देखकर कि देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, ज़ारा ने सोचा कि उसने चुपचाप सहमति दे दी है और उसने आगे कुछ नहीं कहा। दरअसल देवांश उसकी किसी भी बात को नहीं सुन रहा था। स्टेशन पर उसकी बदतमीजी देखने के बाद देवांश ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था और पूरे रास्ते साधना करने के तरीके के बारे में सोच रहा था। उसका पिछला सिर हिलाना बस एक अवचेतन क्रिया थी, उसने वास्तव में साफ नहीं सुना था कि वह क्या कह रही थी। जब तक कार रुकी, देवांश अपने दिमाग में 100 से अधिक सहायक साधना यंत्रों का परीक्षण कर चुका था, लेकिन उसने उन सभी को एक एक करके खारिज कर दिया था। किराया चुकाने और सामान निकालने के बाद देवांश ज़ारा के पीछे पीछे चला, साधना के मामले पर विचार करता रहा। उसे इस तरह देखकर ज़ारा ने सोचा कि वह एक पारदर्शी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है और उसे संतुष्टि और तिरस्कार दोनों महसूस हुए। कौन सा होनहार मर्द एक दीवार पर टंगी तस्वीर बनना पसंद करेगा? उसे वास्तव में इसमें इतना मजा आ रहा था। दीदी वाकई गोबर में खिला गुलाब थी। हाय ज़ारा, यहाँ। जैसे ही ज़ारा आह भर रही थी, उसने अपने दोस्त समीरा की आवाज़ सुनी। आवाज़ का पीछा करते हुए उसने देखा कि विभिन्न डिज़ाइनर ब्रांड्स के कपड़े पहने युवा लड़के और लड़कियों का एक समूह बर्फ में खड़ा था, जो फायरबर्ड लाउंज के प्रवेश द्वार पर सबसे खूबसूरत नज़ारा बना हुआ था। ज़ारा ने उनकी ओर हाथ हिलाया और फिर देवांश को सूटकेस खींचकर उनकी ओर चलने का इशारा किया। अरे नहीं यार ज़ारा, तुम वास्तव में अपने जीजू को ले आई। एलवी की जैकेट पहने एक लड़के ने देवांश को हिकारत से देखने के बाद ज़ारा से कहा। ज़ारा ने कंधे उचकाए और अपने हाथ फैला दिए। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं भी मजबूर हूँ, लेकिन कोई चारा नहीं है, वरना मुझे आज रात अपना जन्मदिन मनाने को भी नहीं मिलता। ठीक है, सब लोग कम बोलो, बस ये दिखावा करो कि वह मौजूद नहीं है। चलो जल्दी अंदर चलते हैं, मुझे इतनी ठंड लग रही है कि लग रहा है पैंट गीली हो जाएगी, यश नाम के एक हटे कट्टे लड़के ने कहा, जिसने अपेक्षाकृत पतले कपड़े पहने थे। यश, थोड़े सभ्य बनो। ज़ारा को यह मत सोचने दो कि मुंबई में हर कोई गंवार है, सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक और युवक ने कहा। जब वह बोला तो ज़ारा ने उसे असाधारण रूप से कोमल नज़रों से देखा, लगता था वह उसे पसंद करती है। और यह युवक स्पष्ट रूप से समूह का केंद्र था। जैसे ही वह बोला, यश नाम के हटे कट्टे लड़के ने तुरंत एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा कि वह अगली बार निश्चित रूप से ध्यान रखेगा। बस ऐसे ही समूह बार की ओर चल पड़ा। हालांकि देवांश को छोड़कर बाकी सभी आसानी से अंदर चले गए। देवांश को प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड ने रोक लिया। कारण ये बताया गया कि बार में बाहर की शराब ले जाना मना है, इसलिए सूटकेस को रिसेप्शन पर जमा करना होगा। सूटकेस ज़ारा का था और सम्मान के तौर पर देवांश ने उसे आवाज़ दी ताकि वह फैसला ले सके। लेकिन इसी हरकत ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देवांश बहुत ही निम्न स्तर का है कि उसे सामान रखने जैसी चीज़ के लिए भी दूसरों से अनुमति लेनी पड़ती है। गंवार, एलवी वाले लड़के ने ठंडेपन से ताना मारे बिना नहीं रह सका, सीधे अपना चेहरा फेर लिया। उसे दोबारा देखने में भी आलस आ रहा था, इस डर से कि कहीं उसकी आंखें गंदी ना हो जाएं। बाकी लोग भी तिरस्कार से देख रहे थे, दूर खड़े होकर, इस डर से कि कहीं कोई उन्हें उसके साथ जुड़ा हुआ न समझ ले। ये ट्रेंच कोट वाली एक महिला थी जिसका रूप तरोताजा और परिष्कृत था, जो सूटकेस जमा करने में देवांश की मदद करने के लिए आगे आए। इसने देवांश को, जो साधना के यंत्रों के बारे में गहरे विचार में था, अनचाहे ही उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। अगर केवल रूप के आधार पर बात करें तो यह महिला निश्चित रूप से समूह में सबसे उत्कृष्ट थी, यहाँ तक कि सिया की तुलना में भी वह कम नहीं थी। हालांकि उसमें एक नायक जैसी और युवा आभा थी, जबकि सिया में थोड़ी अधिक स्ट्रेंथता थी। कोई कह सकता है कि उन दोनों का अपना अपना अनूठा आकर्षण था, लेकिन देवांश ने केवल एक बार देखा और अपनी नज़रों को वापस खींच लिया। यंत्रों की व्यवस्था के मामले पर विचार करना जारी रखा। इस छोटी सी रुकावट ने किसी के उत्साह को कम नहीं किया। एक बार निजी कमरे में पहुंचने पर सभी ने मस्ती शुरू कर दी। कुछ ने गाना गाया, कुछ ने शराब पी, कुछ ने उंगलियों वाले गेम खेले और यह अविश्वसनीय रूप से जीवंत था। हालांकि देवांश को उनसे कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन यह नज़ारा देखकर वह धीरे से आह भरे बिना नहीं रह सका। यही जवानी है, जवान होना कितना अद्भुत है। आप मुश्किल से 20 के दशक की शुरुआत में लग रहे हैं, आपके ऐसे विचार क्यों हैं? ट्रेंच कोट वाली महिला पूजा, जो किसी समय देवांश के बगल में बैठ गई थी, ने उसे एक ड्रिंक दी। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है। नमस्ते देवांश,
अगर कोई और होता तो देवांश निश्चित रूप से परेशान नहीं होता, लेकिन उसने शुरू से ही उसके साथ भेदभाव नहीं किया था, जिससे देवांश का उसे अपना नाम बताना उचित था। हालांकि उसके द्वारा पेश किए गए शराब के गिलास के सामने देवांश ने फिर भी अपना सिर हिलाया। माफ करना, मैंने शराब छोड़ दी है। आपने अभी तक मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, पूजा ने जोर दिया। देवांश ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, मेरा रूप 20 की शुरुआत में हो सकता है, लेकिन मेरी दिमागी उम्र शायद 1 लाख साल से अधिक है। साथ ही मैं शादीशुदा हूं और मेरी बेटी इतनी बड़ी है कि घर का सौदा खुद ला सकती है। पूजा उसकी बातों से चौंक गई। उसने उम्मीद की थी कि देवांश कोई गहरा नाटक करेगा, लेकिन उसके जवाब ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि वह शादीशुदा और बाल बच्चों वाला है, जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। निजी कमरे के दूसरी तरफ ज़ारा सोने के फ्रेम वाले चश्मे वाले आदमी से चिपकी हुई थी। खासकर कुछ ड्रिंक्स के बाद व्यवहारिक रूप से उसके शरीर में समा जाना चाहती थी। ऐसा लगता था कि ज़ारा का मुंबई आना शायद इसी सोने के फ्रेम वाले चश्मे वाले आदमी के लिए था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अगर प्यार के लिए नहीं, तो कौन अपना 18वां जन्मदिन मनाने के लिए हजारों मील दूर दूसरे शहर की यात्रा करने को तैयार होगा। देवांश ने अनुमान लगाया कि ज़ारा शायद खुद को उसे सौंपने के इरादे से भी आई हो। अफसोस की बात केवल ये थी कि देवांश ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि सोने के फ्रेम वाले चश्मे वाले आदमी का ध्यान ज़ारा पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि लगातार पूजा पर था। इस पल पूजा को देवांश के साथ उत्साह से बातें करते देख सोने के फ्रेम वाले चश्मे वाले आदमी ने तुरंत ज़ारा को ऊपर खींच लिया, अपना शराब का गिलास उठाया और देवांश की ओर बढ़ा। बाकी लोग सोने के फ्रेम वाले चश्मे वाले आदमी को खड़ा देख एक के बाद एक उठ खड़े हुए, अपने शराब के गिलास पकड़े और पीछे पीछे चल दिए। देवांश सोने के फ्रेम वाले चश्मे वाले आदमी को खड़ा देख जानता था कि वह अब एक गायब व्यक्ति नहीं बना रह सकता, इसलिए उसने पूजा से कहा, अब तुम उठ सकती हो। पूजा को पहले उसका मतलब समझ नहीं आया। जब तक कि उसने ज़ारा और अन्य लोगों को उनकी ओर आते नहीं देखा, तब उसने प्रतिक्रिया दी। उसने थोड़ा माथा सिकोड़ा और माफ़ी के भाव के साथ देवांश से कहा, मुझे खेद है, मैंने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बोलने के बाद वह खड़ी हो गई, ज़ारा और अन्य लोगों को दूसरी तरफ ले जाने का इरादा रखते हुए। कोई बात नहीं, बार के प्रवेश द्वार पर मुझ पर अभी भी तुम्हारा एक थैंक यू उधार है, देवांश ने उसके जाते हुए साय से धीरे से कहा, आवाज को इतना नियंत्रित किया कि केवल पूजा ही सुन सके। पूजा की रोकथाम विफल रही और ज़ारा और अन्य लोग सीधे देवांश के सामने आ गए। सोने के फ्रेम वाले चश्मे वाले आदमी ने अपना शराब का गिलास पकड़ते हुए इत्मीनान से कहा, ज़ारा, यह आखिर कोई ऐसा है जिसे तुम लाए हो? उसे हमसे मिलवाना न तो थोड़ी बदतमीजी होगी, है ना? ज़ारा, जिसका चेहरा लाल था, ने अपना हाथ लापरवाही से हिलाया और कहा, मिलवाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका नाम देवांश है, मेरा जीजू। अच्छे लुक्स के अलावा इसके पास न पैसा है, न नौकरी, बस एक मुफ्तखोर है। ये सुनकर सोने के फ्रेम वाले चश्मे वाले आदमी ने उपहास किया और कहा, एहसान का बदला एहसान न चुकाना तो बदतमीजी है। क्यों न हम भी अपना परिचय उसे दें, ताकि उसे हमारी और उसकी हैसियत के बीच का बड़ा फर्क समझ आ जाए। अध्याय 26। देवांश के सामने सबकी औकात। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सब खीसें निपोरते हुए हंस पड़े और हाँ में हाँ मिलाने लगे। उनके चेहरों पर ऐसे भाव थे जैसे वो दुनिया के राजा हों। एलवी की शर्ट पहने उस लड़के ने सबसे पहले अपना परिचय दिया, आर्यन मल्होत्रा। हमारा होटलों का बिजनेस है, जायदाद ज्यादा नहीं, बस कोई 10 करोड़ के आसपास होगी, हटे कट्टे नौजवान ने कहा। यश, स्टेट किक बॉक्सिंग टीम से U18 नेशनल चैंपियन। मेरे पिताजी का अखाड़ा चलता है, खानदानी जायदाद 3 करोड़ से ऊपर है। समीरा, आर्यन की गर्लफ्रेंड, मुंबई की मर्सिडीज बेंज जनरल डिस्ट्रीब्यूटर, जायदाद 6 करोड़। सफेद निट स्वेटर पहने एक भारी बदन वाली लड़की बोली, तान्या देशमुख, यश की गर्लफ्रेंड। मेरा परिवार रियल एस्टेट में है। ... करीब दर्जन भर लोग, सिवाय उस सुनहरे रिम वाला चश्मा पहने लड़के और पूजा के, सब ने बारी बारी से देवांश को अपना परिचय दिया। अपना परिचय देते वक्त उनमें गजब का अहंकार भरा था, मानो वे कोई ऊंचे और महान देवता हों। जब सब अपना परिचय दे चुके तो सुनहरे रिम वाले चश्मे वाले लड़के कबीर सेठी ने धीरे से कहा, कबीर सेठी, मेरे पिताजी कसीनो चलाते हैं, जायदाद बस 100 करोड़ से थोड़ी ऊपर है। ये सुनते ही कि उनकी पारिवारिक संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है, सब कबीर को ईर्ष्या से देखने लगे और ज़ारा की आंखों में तो जैसे सितारे चमकने लगे थे। तभी आर्यन बीच में बोला, कबीर भाई, छुपाने में क्या मजा है? क्या ये 100 करोड़ आपके परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि है? क्या ये सच नहीं है कि राजेश अंकल के बब्बन भाई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं? कबीर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, अपने सुनहरे रिम वाले चश्मे को ऊपर धकेलते हुए। उसका चेहरा दम से भरा था, लेकिन उसका कुछ और कहने का इरादा नहीं था। ये देखकर ज़ारा को लगा जैसे उसके अंदर जिज्ञासा की खलबली मच गई हो और उसने जल्दी से आग्रह किया, आर्यन भाई, जल्दी बताओ ना, ये बब्बन भाई कौन है? राजेश अंकल का उनसे क्या रिश्ता है?
ये देखकर कि उसने सबका ध्यान खींच लिया है, आर्यन ने अपना गला साफ किया और बोला, बब्बन भाई, असली नाम बब्बन। मुंबई के सारे कसीनो, चाहे वो खुले हों या छिपे हुए, सब उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। ये कहा जा सकता है कि अगर आपको कसीनो खोलना है तो आप बब्बन भाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सुना है कि उनका रोज का कैश फ्लो ही 10 करोड़ से ऊपर है। हे भगवान, हमारे परिवार की कुल संपत्ति सिर्फ 6 करोड़ के आसपास है और बब्बन भाई का रोज का कैश फ्लो 10 करोड़ से ज्यादा। समीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। बाकी लोग भी सन रह गए, बार बार अपनी हैरानी जताते रहे। इसी पल आर्यन ने जोड़ा, और राजेश अंकल वो शख्स हैं जो बब्बन भाई के साथ एक ही मेज पर बैठकर पी सकते हैं और गपशप कर सकते हैं। तो ये बात है, अंकल तो बहुत पहुंच वाले हैं। ज़ारा की आंखों में चमक आ गई और उसने दिल से तारीफ की। बिल्कुल सही, अगर ये जान पहचान न होती तो शायद हमें आज ये वीआईपी प्राइवेट रूम भी न मिलता। आखिर ये बब्बन भाई की जगह है और ये प्राइवेट रूम बब्बन भाई का खास कमरा है जो वो अपने रईस मेहमानों के लिए रखते हैं। आर्यन ने गर्व से कहा, जैसे कि इस सम्मान में उसका भी हिस्सा हो। सब बड़े चाव से सुन रहे थे, उनकी नज़रों में कबीर के लिए दीवानगी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, आर्यन ने बात जारी रखी, क्योंकि बब्बन भाई इस मुकाम पर पूरी तरह से अपने गुरु के दम पर पहुंचे हैं। तो सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि उनके गुरु कौन हैं? सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे और उन्होंने एक सुर में सिर हिला दिया। फौलादी पंजे वाले बेमिसाल, मुंबई के चलते फिरते यमराज मास्टर वाघ। इस पूरे प्राइवेट रूम में तुरंत सांसें खींचने की आवाज़ गूंज उठी। भले ही ज़ारा मुंबई की रहने वाली नहीं थी, लेकिन चलता फिरता यमराज, ये 3 शब्द सुनकर ही वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि ये मास्टर वाघ कितने खूंखार होंगे। तो उस हिसाब से क्या राजेश अंकल का रिश्ता मास्टर वाघ से भी नहीं है? ज़ारा प्रशंसा से भर उठी। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, कबीर को देखते हुए सबकी आंखों में अनचाहे ही एक डर और इज्जत की झलक आ गई। और ज़ारा ने तो पहले ही उन हसीन सपनों को बुनना शुरू कर दिया था जो सेठी परिवार की बहू बनने के बाद पूरे होने वाले थे। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। मास्टर वाघ किस तरह के इंसान हैं? हम उनके साथ उठने बैठने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं? कबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो ऊपर से तो इनकार कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो फूला नहीं समा रहा था। अरे हाँ पूजा, सबने अपना परिचय दे दिया, तुम्हारा क्या? कबीर ने पूछा। ये सुनकर पूजा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण है, बताने लायक कुछ खास नहीं है। पूजा दीदी एक मार्शल। तान्या उसका परिचय देने ही वाली थी, लेकिन पूजा ने उसे सख्ती से बीच में ही काट दिया। तान्या, तुम्हें नशा हो गया है। हालांकि पूजा बोलते वक्त मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये शब्द सुनते ही तान्या का शरीर अनजाने में कांप उठा और मुंह खुलने और बंद होने के बाद भी उसने एक शब्द और नहीं कहा। ये देखकर हर कोई पूजा की पहचान को लेकर जिज्ञासा से भर गया। सब जानते थे कि तान्या का परिवार रियल एस्टेट में है और उनकी दौलत कोई कम नहीं थी। फिर भी वह पूजा के एक वाक्य से इतनी डर गई कि उसका शरीर कांप गया, जिससे पता चलता था कि पूजा की पृष्ठभूमि कोई मामूली नहीं थी। लेकिन वह मुंबई से नहीं थी, तान्या उसे अपने साथ लाई थी। अगर तान्या कुछ नहीं बोलेगी तो किसी को उसके परिवार के बारे में पता नहीं चलेगा। प्राइवेट रूम में कुछ पल के लिए माहौल अजीब हो गया। तो देवांश भाई, क्या तुमने ठीक से सुना? कबीर ने चुप्पी तोड़ी। भले ही पूजा कहे कि उसका परिवार साधारण है, मुझे यकीन है कि तुम समझ गए होगे कि वो बस तुम्हारा लिहाज कर रही है और बोलना नहीं चाहती। सच में मत मान लेना कि उसका परिवार साधारण है। जब हम तुम्हें भाई कहते हैं तो वो बस शिष्टाचार के लिए है। सच में मत सोचना कि तुम हमारे भाई बन सकते हो, और इस मौके का फायदा उठाकर अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने या हवा में उड़ने के बारे में तो सोचना भी मत। तुम्हें याद रखना होगा, तुम और हम जन्म से ही अलग अलग दुनिया के हैं। देवांश सोफे पर टिका हुआ इन लोगों के नाटक को चुपचाप देख रहा था, जो उसे बचकाना और दयनीय दोनों लग रहा था। वे सोचते थे कि उन्होंने इस दुनिया की सबसे ऊंची चीज देख ली है, फिर भी वे नहीं जानते थे कि मास्टर वाघ से ऊपर महागुरु थे, और वहां महादक्ष स्तर, आत्मा जागरण स्तर और सर्वोच्च अमर सम्राट स्तर भी थे। जिस चीज पर वे इतना घमंड कर रहे थे वो देवांश के सामने बेकार थी। हो गया तुम्हारा? देवांश ने बिना किसी भाव के पूछा। देवांश का संयम सबकी उम्मीदों से परे था। उन्होंने सोचा था कि उनका परिचय सुनने के बाद देवांश शर्म से इतना गड़ जाएगा कि रोने लगेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस पर रत्ती भर भी असर नहीं होगा। इससे उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका अभी का परिचय किसी जोकर के तमाशे जैसा था, जिससे वे शर्मिंदा और बेइज्जत महसूस करने लगे। जब किसी ने उसे जवाब नहीं दिया तो देवांश ने मेज पर रखे सामान की ओर इशारा किया और पूछा, क्या हम जारी रखें? अगर नहीं तो मैं ज़ारा को होटल छोड़ने जा रहा हूँ। ज़ारा ने नफरत से नाक सिकुड़ी और कहा, बिल्कुल जारी रखेंगे, ये तो बस शुरुआत है, चलो पीते हैं। बोलने के बाद वो देवांश को ताना मारना नहीं भूली, इतनी मोटी चमड़ी है तुम्हारी।
अगर वो उसकी जगह होती तो शर्म के मारे कब की भाग गई होती, लेकिन वो देखो एकदम शांत और बेपरवाह बैठा है। जैसे ही उसने ये कहा, बाकी लोगों ने तुरंत सहमति जताई और तरह तरह के अपमानजनक शब्द बरसने लगे। सिर्फ पूजा कुछ दूरी पर बैठी थी, देवांश को जिज्ञासा से देख रही थी, न जाने क्या सोच रही थी। शराब का दौर फिर शुरू हुआ। ज़ारा और उसके ग्रुप ने अपना अलग घेरा बना लिया और देवांश चुपचाप फिर से अपनी साधना के बारे में सोच सकता था। करीब आधे घंटे बाद देवांश को आखिरकार एक संतोषजनक सहायक व्यूह रचना मिल गई। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, लेकिन कम से कम इस दुनिया में ये बहुत संभव थी। साधना का मसला सुलझाने के बाद देवांश पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करने लगा। मुबारक हो, पूजा न जाने कब उसके पास आ बैठी थी। देवांश उलझन में था। तुम अभी कुछ सोच नहीं रहे थे, लेकिन अब तुमने सुलझा लिया है तो बधाई हो, पूजा ने समझाया। ये सुनकर देवांश उसे दोबारा देखे बिना नहीं रह सका। उसने मन ही मन सोचा, ये औरत कुछ अलग है। शुक्रिया, देवांश ने शिष्टाचार से जवाब दिया। मैंने ज़ारा से सुना है कि तुम बहुत ज्यादा शराब पीते थे और जुए की लत थी। तुमने छोड़ा कैसे? पूजा ने जिज्ञासा से पूछा। तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम तो शराबी नहीं हो। बस यूं ही पूछ रही हूँ, शायद मुझे कुछ हासिल हो जाए। ... देवांश को समझ नहीं आया कि कुछ हासिल से उसका क्या मतलब था, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया, मौत से बिछड़ने का दर्द सहने के बाद बहुत सी चीजें अपने आप साफ हो जाती हैं। लगता है तुम्हें कोई बड़ा अवसर मिला है। अच्छी बात है। पूजा की इस मामूली सी टिप्पणी ने देवांश के माथे पर अनचाहे ही बल ला दिए। ये औरत सिर्फ अलग नहीं थी, वो थोड़ी डरावनी थी। जैसे ही देवांश पूजा से दूरी बनाने के लिए अपनी जगह बदलने वाला था, प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और ज़ारा और समीरा, जो वॉशरूम गई थी, रोते हुए अंदर आईं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन दोनों के कपड़ों पर फटने के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। अध्याय 27। कौन है तेरा बाप? वो बस एक कुत्ता है। ये देखते ही सब तुरंत पूछने के लिए उनके पास जमा हो गए। दोनों लड़कियों के टूटे फूटे शब्दों से आखिरकार सबको समझ में आया कि वे बस वॉशरूम गई थीं और बाहर निकलते ही उन्हें दो आदमी मिले जो नशे में धुत थे और पागलपन कर रहे थे। उन आदमियों ने उनकी खूबसूरती देखकर उन्हें अपने साथ पीने के लिए बुलाया। जब उन्होंने मना किया तो दोनों आदमियों ने बदतमीजी शुरू कर दी। न केवल उनके कपड़े फाड़ दिए बल्कि उनके शरीर को भी बुरी तरह से छुआ। गनीमत रही कि उन्होंने पूरी ताकत से संघर्ष किया और उन आदमियों की पकड़ से छूटने में कामयाब रहीं, फिर रोती हुई वापस भाग गईं। तुम्हें पता है वो किस रूम में है? आर्यन गुस्से से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। न सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी हुई थी, बल्कि उसे गलत तरीके से छुआ भी गया था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? क्यों न हम इसे जाने दें? वो लोग पंगा लेने लायक नहीं लगते, ज़ारा ने कहा। वो अभी भी बहुत परेशान थी, लेकिन बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। ज़ारा, तुम इसकी चिंता मत करो। मुंबई में, हमारे इलाके में तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या ये हमारे मुंह पर तमाचा नहीं है? कबीर ने अपना सुनहरा चश्मा ऊपर किया और यश की ओर देखा। यश, तुम जाओ। यश तुरंत खड़ा हो गया, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पूछा, बताओ कौन सा प्राइवेट रूम है? इस पल ज़ारा को लगा जैसे उसका दिल पिघल गया हो। यह महसूस करना कि कोई उसकी इतनी परवाह करता है और सुरक्षा देता है, उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। रॉयल फीनिक्स रूम। ठीक है, तुम लोग इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, यश ने कहा और प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। ज़ारा थोड़ी चिंतित थी और पूछा, यश भाई अकेले जा रहे हैं? क्या उन्हें कोई खतरा होगा? आर्यन और बाकी लोग ये सुनकर हंस पड़े। तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि क्या उन लोगों को खतरा है। यश भाई सच में कमाल के हैं, है ना? ज़ारा की आंखों में चमक थी। तान्या ने तुरंत गर्व से कहा, बिल्कुल। मेरे ससुर जी एक मार्शल आर्ट्स उस्ताद हैं जिन्होंने आंतर शक्ति हासिल कर ली है, जो कि फिल्मों वाली अंदरूनी ताकत जैसी है। यश भाई बचपन से ही ससुर जी के साथ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी किसी से कम नहीं हैं। अरे वाह, अभी शादी भी नहीं हुई और अभी से ससुर जी। बाकी लोग हंसते हुए उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं काफी समय से यश भाई की हूँ, शादी तो बस वक्त की बात है, तान्या ने कहा। उसकी बाहों पर गर्व साफ झलक रहा था। जल्द ही यश दो आदमियों को घसीटते हुए प्राइवेट रूम में वापस आया। जरा देखो, क्या ये वही दो हैं? सबने ऊपर देखा तो पाया कि दोनों आदमियों के चेहरे सूजे हुए थे। साफ था कि उनकी बुरी तरह धुनाई हुई है। ज़ारा और समीरा ने बार बार सिर हिलाया, ये बताते हुए कि ये वही दो हैं। ये याद रखना, हर औरत तुम्हारे हाथ लगाने के लिए नहीं होती। दफा हो जाओ। यश ने अपनी पकड़ ढीली की और दोनों आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़े, फिर रेंगते हुए प्राइवेट रूम से बाहर भाग गए। हालांकि दरवाजे से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपना सिर घुमाया और ग्रुप की ओर इशारा करते हुए जहर उगलते हुए कहा, अगर तुम में दम है तो हमारा इंतजार करना। जाओ, बुला लो लोगों को, तुम्हारा दादा यहीं इंतजार करेगा। यश ने अपनी मुट्ठी थपथपाई, पूरी तरह से बेखौफ।
यश को इतना दमदार देखकर, जिसने वास्तव में दूसरे प्राइवेट रूम से इन दो आदमियों को घसीटकर बाहर निकाल दिया था, सबकी आंखों में प्रशंसा छलक रही थी। यश इसका पूरा मजा ले रहा था। उसे लोगों की नजरों में आने और तारीफ पाने का यह एहसास बहुत पसंद था। सिर्फ देवांश ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने बाहर उन दो आदमियों की फोन कॉल की बातें सुन ली थीं। वह फिर ज़ारा के पास गया और कहा, काफी रात हो गई है, चलो वापस चलते हैं। इससे पहले कि ज़ारा कुछ बोल पाती, यश खड़ा हो गया और ताना मारा, क्या हुआ, डर गए? चिंता मत करो, तुम्हें बस वहां चुपचाप बैठना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ज़ारा ने भी नफरत से कहा, जब आगे आने का समय होता है तो तुम डरपोक बन जाते हो, लेकिन पीछे हटने के लिए बहुत उतावले रहते हो। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरा मज़ा अभी पूरा नहीं हुआ है। बाकी लोग देवांश को चिढ़ाती हुई मुस्कान के साथ देखने लगे, उसकी ओर इशारा करते हुए कानाफूसी करने लगे। हालांकि देवांश काफ़ी बेपरवाह था। उसने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी और यह उनका फैसला था कि वे नहीं जाना चाहते। इसलिए अपने कंधे उचकाते हुए देवांश अपनी सीट पर वापस आ गया। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के बाहर कदमों की आहट हुई और फिर प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुला। लोहे के पाइप और चापर लिए गुंडों का एक समूह अंदर घुस आया और उस बड़े प्राइवेट रूम को पूरी तरह से घेर लिया। इस नज़ारे ने वहां मौजूद हर किसी को तुरंत डरा दिया। यहाँ तक कि यश, जो अभी कुछ पल पहले आत्मविश्वास से भरा था, अब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। सबके बीच केवल कबीर अपेक्षाकृत शांत रहा। गुंडों के अपनी जगह लेने के बाद वे दो सूजे हुए चेहरे वाले आदमी एक शख्स के पीछे पीछे दरवाजे से प्राइवेट रूम में दाखिल हुए। गुंडों की भीड़ के कारण देवांश का नजरिया ज्यादातर रुका हुआ था, लेकिन भीड़ के बीच एक जगह से उसने देखा कि जो आदमी अंदर आया था वह बब्बन था, जो कपूर परिवार के इलाके को संभालता था, जिसे बब्बन भाई के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि वह थका हुआ लग रहा था, जैसे कि वह बहुत समय से सोया न हो, बिल्कुल अलग उससे जब देवांश ने उसे पिछली बार देखा था। देवांश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने बस एक नज़र उस पर डाली, फिर सोफे पर पीछे झुक गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो सामने का दृश्य उससे कोई लेना देना न रखता हो। ये देखकर पूजा की नाजुक बाहें अनचाहे ही सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी, जो उससे केवल कुछ साल बड़ा था, इतना संयमित कैसे हो सकता है। किसने किया? बब्बन भाई ने सीधे मुद्दे की बात की, बिना किसी फालतू बकवास के। यश, जवानी के जोश से भरा हुआ, अपनी घबराहट के बावजूद आगे बढ़ा, मैंने किया, क्या कर लोगे? मेरे पिताजी बलदेव पाटिल हैं, बलदेव व्यायामशाला वाले। उसकी राय में जब तक वह अपने पिता का नाम लेगा, ये लोग निश्चित रूप से उसके साथ विनम्रता से पेश आएंगे। आखिर उसने इसे पहले कई बार आजमाया था और यह हमेशा काम करता था। हालांकि कभी नहीं सुना। बब्बन ने अपना कान खुजाया, फिर यश की ओर इशारा किया, इसे बाहर घसीटो और इसके हाथ काट दो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गुंडे तुरंत यश को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। यश कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। ये देखकर उसने पास आ रहे गुंडों पर अपने घूंसे बरसा दिए। तो यह एक मार्शल आर्टिस्ट है, कोई आश्चर्य नहीं कि इतना अहंकारी है, बब्बन ने नफरत से कहा, फिर अपना सिर घुमाकर वहां खड़े गुंडों की ओर देखा। वे तुरंत समझ गए और सभी एक साथ आगे बढ़े, अपने लोहे के पाइप हवा में लहराते हुए। हालांकि यश U18 नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन था, लेकिन वह एक प्रतियोगिता थी और वह 1-on-1 थी। उसने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था जहां उस पर जुन टूट पड़े। इसके अलावा ये गुंडे असली लड़ाई लड़ने वाले थे, उनके वार जानलेवा थे। यश ने कुछ बार बचाव किया, फिर उसे जमीन पर गिराकर पीटा जाने लगा। वह केवल अपने हाथों से अपना सिर ढक सका, जवाबी हमला करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। बस कुछ ही पलों में इस U18 नेशनल चैंपियन को पीट पीट कर जमीन पर एक गठरी बना दिया गया। वह बेहोश हो चुका था। ज़ारा और बाकी लोग ये देखकर डर के मारे कांप रहे थे, मुंह से आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार वे बस अभी अभी बालिग हुए बच्चों का एक समूह थे। उन्होंने इतना बड़ा नज़ारा कहाँ देखा था। वे केवल बातों में शेर थे। उन्होंने सोचा था कि वे समाज के शिखर पर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो उन्होंने देखा वह सिर्फ हिमशैल का एक सिरा था। यश को बेहोश देखकर और ये देखकर कि वे अभी भी उसे हाथ काटने के लिए बाहर घसीटने वाले हैं, कबीर आगे बढ़ा, भाई प्लीज थोड़ा लिहाज करें, मेरे पिताजी हैं। तू होता कौन है बे, मुझे बब्बन को भाई कहने वाला? बब्बन ने सीधे कबीर की बात काट दी। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। जब सबने सुना कि यह आदमी बब्बन भाई था, तो जहां वे डरे हुए थे, वहीं उनके दिलों में उम्मीद की किरण भी जाग उठी। राजेश अंकल और बब्बन भाई के बीच के रिश्ते को देखते हुए आज रात की स्थिति संभल जानी चाहिए। लेकिन कबीर बुरी तरह घबराया हुआ था, क्योंकि केवल वह जानता था कि उसके पिता का रुतबा इतना ऊंचा नहीं था कि वे बब्बन की खाने की मेज पर भी बैठ सकें। ये केवल तब होता था जब बब्बन विभिन्न कसीनो मालिकों की मेजबानी करता था कि उसके पिता को बब्बन भाई के साथ एक ही मेज पर खाने का मौका मिलता था। रही बात पीने और गपशप करने की, वह कभी हुआ ही नहीं। अब उसे केवल यह उम्मीद थी कि बब्बन भाई को उसके पिता याद होंगे। बब्बन भाई, मेरे पिताजी राजेश सेठी हैं।
उन्होंने एनुअल मीट में आपको ड्रिंक ऑफर की थी, कबीर ने विनम्रता से कहा। राजेश सेठी, बब्बन ने सोचते हुए अपनी बाहें सिकुड़ी, फिर कहा, ओह धारावी आउटस्कर्ट्स वाला छोटा सेठी। ठीक है, तेरे बाप की खातिर जो मेरे लिए बैल और घोड़े की तरह काम करता है, मैं इसका एक हाथ छोड़ दूंगा। लेकिन उन दोनों लड़कियों को एक रात के लिए मेरे दोस्तों का साथ देना होगा। बब्बन ने ज़ारा और समीरा की ओर इशारा किया। दोनों लड़कियां ये सुनकर तुरंत डर से पीली पड़ गईं और बार बार सिर हिलाने लगीं। उसी समय उन्होंने कबीर की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखा, ये कामना करते हुए कि वह उन्हें बचा ले। तान्या ने भी कबीर की ओर याचना से देखा, कबीर भाई, यश भाई को बचा लो, वो अपने हाथ नहीं खो सकते। बब्बन भाई, मेरे पिताजी की खातिर। कबीर भी बेचैन हो गया। अगर वह उन्हें नहीं बचा पाया तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और वह इन लोगों के सामने कभी सिर नहीं उठा पाएगा। बब्बन ने सीधे कबीर के मुंह पर एक तमाचा रसीद कर दिया। एहसान फरामोश मत बन साले इलियट। कौन है तेरा बाप? वो बस एक कुत्ता है। क्या वो सच में सोचता है कि वो कोई तोप है? मैं उसे कभी भी बदल सकता हूँ। अध्याय 28। बब्बन तेरे पर निकल आए हैं। बब्बन के तमाचे ने वहां मौजूद हर किसी को सन कर दिया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि तेरे पिता और बब्बन भाई जिगरी दोस्त थे जो साथ में पीते थे? तेरे पिता बब्बन के मुंह से निकला एक कुत्ता कैसे बन गए जिसे मर्जी से बदला जा सकता है? भीड़, जिसे अभी उम्मीद की किरण दिखी थी, अब फक पड़ी हुई थी। डर के मारे उनकी हालत खराब थी। खासकर ज़ारा, उसने कबीर को निराशा से देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ था। इसके अलावा अब वह पछतावे से भर गई थी। काश उसने उस बदबूदार लूजे की बात सुनी होती और होटल के लिए निकल गई होती। और कबीर भी बब्बन के थप्पड़ से चकरा गया था। उसे छूने की जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि उसका गाल सूज गया होगा, लेकिन चेहरे का दर्द गौण था। अपने दोस्तों के सामने इस तरह थप्पड़ खाना उसे जीते जी मार गया था। उसने अभी कसम खाई थी कि मुंबई के इस छोटे से कोने में वह कभी ज़ारा को कोई तकलीफ नहीं होने देगा, लेकिन क्या हुआ? कितनी देर हुई थी? बब्बन के एक थप्पड़ ने उसे चकनाचूर कर दिया। तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? ले जाओ उन दोनों को। बब्बन ने अपनी बात खत्म की, कबीर और अन्य लोगों की तरफ देखा भी नहीं और बाहर जाने के लिए मुड़ गया। समीरा ने यह देखकर डर से कांपते हुए आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन उससे भी ज्यादा जोर से कांप रहा था। गुंडों को अपनी गर्लफ्रेंड को खींचने के लिए आते देख उसमें विरोध का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। गुंडों को पास आते देख ज़ारा ने जल्दी से कबीर का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर गिड़गिड़ाई, कबीर भाई मुझे बचा लो। ये देखकर कबीर ने हिम्मत जुटाई और बब्बन से कहा, बब्बन भाई हमसे गलती हो गई। ये अभी बच्ची हैं, बस कीमत बता दीजिए, हम देने को तैयार हैं। कीमत? बब्बन मुड़ा, कबीर को मजाकिया नज़र से देखा और हिकारत से कहा, क्या तेरी औकात है? जानता है ये दोनों कौन हैं? दक्षिण भारत के रईस व्यापारी जो हर साल मुंबई में करोड़ों खर्च करते हैं। क्या तुझे लगता है कि उनके पास पैसे की कमी है? और हाँ, यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि राजेश सेठी 100 करोड़ की नेटवर्थ का ढिंढोरा पीटता है, तेरे परिवार के पास सच में 100 करोड़ हैं। राजेश सेठी किस तरह का आदमी है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सच बताऊं, तेरे परिवार के पास ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 करोड़ ही हैं, और वो भी सब मेरा दिया हुआ है। इस थोड़ी सी पारिवारिक दौलत के साथ तू साले किस मुंह से कीमत चुकाएगा? जैसे ही बब्बन ने ये कहा, सब सन रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके परिवार के 100 करोड़ इस तरह से आए थे। समीरा के मन में तो एक बेतुका विचार भी आया, ये तो मेरे परिवार की जायदाद से भी कम है। और कबीर, ये शब्द सुनने के बाद उसकी शर्मिंदगी तो पाताल में समा गई। अपने साथियों की अजीब नज़रों को देखकर उसका मन किया कि कोई ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए कबीर फिर भी बोला, बब्बन भाई उन्हें जाने देने के अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं है? बच्चू, अगर तूने एक शब्द और बोला तो मैं तुरंत तेरे बाप को मुंबई से बाहर फिकवा दूंगा। बब्बन का सब्र टूट गया। उसने ज़ारा, समीरा और ज़मीन पर पड़े यश की ओर इशारा किया और भौंका, ले जाओ इन्हें। कबीर भाई मुझे बचाओ। ज़ारा कबीर के हाथ से ऐसे चिपट गई जैसे वह उम्मीद का आखिरी तिनका हो। समीरा ने भी आर्यन को कसकर पकड़ लिया। आर्यन, मैं नहीं जा रही, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, जल्दी कुछ सोचो। लेकिन आर्यन और कबीर इस पल दो लकड़ी के खंभों की तरह थे, बिना एक शब्द बोले वहां खड़े थे। कबीर भाई, मैं आज ही 18 की हुई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। ज़ारा ने कड़वाहट से विनती की। इस शहर में उसे लगा कि कबीर ही उसका आखिरी सहारा है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सोचते हुए उसे अचानक अपनी माँ की बात न सुनने का पछतावा हुआ, कबीर से मिलने के लिए इतनी दूर आने का पछतावा हुआ, उसे देवांश की बात न सुनने, जाने से मना करने और यहाँ तक कि देवांश को डरपोक कहने का और भी ज्यादा पछतावा हुआ। ज़ारा की आंखों से बारिश की तरह आंसू बह रहे थे। उसकी नज़रें कबीर पर टिकी थीं। उम्मीद थी कि वह उसकी जान बचाने के लिए आगे आएगा।
ज़ारा की आंसुओं भरी विनती पर कबीर ने हरकत की, लेकिन गुंडों के खिलाफ नहीं। इसके बजाय उसने हाथ बढ़ाया, ज़ारा की कलाई पकड़ी और ज़बरदस्ती उसका हाथ अपनी बाह से हटा दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं कर सकता। कबीर ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा कठोर था। अपने परिवार की दौलत बचाने और एक दोस्त को बचाने के बीच उसने पहले को चुना। कबीर को ऐसा करते देख आर्यन ने भी तुरंत हाथ बढ़ाया, समीरा का हाथ खींचा और एक कदम पीछे हट गया, उससे एक निश्चित दूरी बनाते हुए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ज़ारा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिसने उसका हाथ हटाया वह गुंडे नहीं थे, बल्कि उसका प्यारा कबीर था। उसने कबीर को सदमे और निराशा से भरे चेहरे के साथ देखा, उसका दिल राख हो गया। समीरा की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। आर्यन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या तुम बस मुझे दूसरे आदमियों द्वारा ले जाते हुए देखते रहोगे? समीरा के सवाल पर आर्यन का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर उठाया और समीरा से कहा, समीरा, बब्बन भाई वो इंसान है जिनसे हम पंगा नहीं ले सकते। अपने परिवार के बारे में सोचो, हमारे भविष्य के बारे में सोचो, बस बर्दाश्त कर लो और बब्बन भाई के साथ जाओ। चिंता मत करो, भले ही आज रात मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा। आर्यन, तुम मर्द हो भी या नहीं? तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? समीरा फूट फूट कर रोने लगी, अपना हाथ उठाया और आर्यन को थप्पड़ मार दिया। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, हद से ज्यादा जलील महसूस कर रहा था। लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि बब्बन भाई एक ऐसा पहाड़ है जिसे पार नहीं किया जा सकता। और कबीर इस पल ज़ारा को सलाह दे रहा था, हम मान लेंगे कि आज रात की घटना कभी हुई ही नहीं। तुम नहीं चाहती कि मेरे पिताजी को मुंबई छोड़ना पड़े, है ना? ज़ारा ने दहशत में अपना सिर हिलाया, विश्वास नहीं कर पा रही थी कि कबीर ऐसी बात कहेगा। ये देख बब्बन हंसे बिना न रह सका। बच्चू, तुम लोग वाकई अपने बापों पर गए हो, अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा देने को तैयार। बहुत खूब, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। इसके साथ ही बब्बन ने अपना हाथ हिलाया, ले जाओ इन्हें। ज़ारा और समीरा पूरी तरह से हताश थीं, उन्होंने हार मान ली और गुंडों को खुद को बाहर ले जाने दिया। लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, बब्बन, तेरे पर निकल आए हैं, मेरी बीवी की कजिन को भी किडनैप करने की जुर्रत कर रहा है। ज़ारा और समीरा दोनों का दिल खुशी से उछल पड़ा, ये देखकर कि कोई उनके लिए खड़ा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने आवाज़ को देवांश की पहचाना तो उनका दिल बैठ गया। ज़ारा ने तो झिड़कते हुए कहा, देवांश, दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाओ। तुम्हारा परिवार पहले ही गरीब है, बेवजह पिट जाओगे और फिर अस्पताल के चक्कर में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बाकी लोगों ने भी मन ही मन कोसा, जब कबीर की दखलंदाजी भी बेकार गई तो तुम जैसा फटेहाल लूजर खड़े होकर क्या उखाड़ लेगा? बब्बन भाई को गुस्सा मत दिलाओ, वरना हम सब मारे जाएंगे। बेवकूफ़, अगर तुझे मरना है तो हमें मत घसीट। कबीर सबसे पहले चिल्लाया, बब्बन भाई, हम इसे नहीं जानते, ये पहली बार है जब हम इससे मिले हैं। आर्यन ने जल्दी से सफाई दी। बाकी भीड़ ने भी देवांश से किनारा कर लिया। शुरू से अंत तक केवल पूजा ही चुप रही। हालांकि बब्बन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देवांश के बोलते ही उसका चेहरा बदल गया था। वह उस आवाज से बहुत परिचित था, खासकर उस बर्फीली रात की मुलाकात, वह अभी भी उसकी यादों में ताज़ा थी। ऐसा नहीं था कि उसने अपने 40 लाख वसूलने के लिए मास्टर वाघ से मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब मास्टर वाघ ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने उसे केवल 2 वाक्य कहे, अगर भविष्य में फिर कभी देवांश दिखे तो उसे अपने दादाजी की तरह मान। अगर कोई ऊंच नीच हुई तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तब से उसके मन में देवांश के लिए कोई नाराजगी नहीं थी, केवल गहरा डर था। इसलिए जब उसने अभी देवांश की आवाज़ सुनी तो उसके मन में अभी भी एक उम्मीद की किरण थी, ये सोचकर कि यह बस एक मिलती जुलती आवाज़ हो सकती है और ज़रूरी नहीं कि वही हो। ये तब तक नहीं हुआ जब तक ज़ारा ने देवांश का नाम नहीं पुकारा कि बब्बन के पैर पूरी तरह से जवाब दे गए। इस पल छोटे भाइयों ने भी रास्ता साफ कर दिया, जिससे देवांश का चेहरा सामने आ गया। बब्बन द्वारा ये पुष्टि करने के बाद कि यह खुद देवांश था, बिना एक शब्द कहे वह सीधे उसकी ओर दौड़ा, अपनी पिछली हत्यारी नियत को पूरी तरह से त्याग दिया और एक बेहद सम्मानजनक और चापलूसी भरा चेहरा दिखाते हुए कमर तक गहरा झुक गया और बोला, देवांश भाई, आप यहाँ क्यों आए? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए एक नवरत्न शाही हॉल रिजर्व करवा देता। अध्याय 29। ठीक है था, लेकिन दोबारा मत करना। बूम। जब सबने यह मंजर देखा तो ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग में बिजली कड़क गई हो, वे हक्के बक्के रह गए। यह क्या हो रहा है? वो बब्बन भाई, जिसे कबीर अपने बाप का नाम लेकर भी नहीं संभाल पाया, वो देवांश के सामने इतना बिछा जा रहा है। ज़ारा का मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। समीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा हैरानी से भरा था। आर्यन को याद आया कि उसने अभी क्या कहा था, ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो, उसके गले में एक गांठ सी बन गई।
कबीर को अचानक लगा कि उसके गाल की दूसरी तरफ भी जलन होने लगी है। ... सबके चेहरे के भाव देखने लायक थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनके चेहरों पर शर्म और पछतावे के भाव मिले जुले थे। मेरी साली का जन्मदिन है और मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं देखने आ गया, देवांश ने कहा, ज़ारा की ओर इशारा करते हुए, फिर अपना हाथ बब्बन के कंधे पर रख दिया। क्या तुम उसे अपने क्लाइंट्स के साथ भेज रहे हो? नहीं नहीं, गलतफहमी, ये सब एक गलतफहमी है। बब्बन के चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी साली है। अगर मुझे पता होता तो भले ही आप मुझे 100 जाने दे देते, मेरी हिम्मत नहीं होती। बोलने के बाद बब्बन ने अपना सिर घुमाया और ज़ारा को पकड़े हुए अपने आदमी पर दहाड़ा। तुम अभी भी वहां क्या खड़े हो? अपने गंदे हाथ उससे हटाओ। अगर मेरी साली को खरोंच भी आए तो मैं तुझे अपाहिज बना दूंगा। और तुम लोग जल्दी छोड़ो। ये सुनते ही गुंडों ने तुरंत ज़ारा और समीरा को छोड़ दिया। ये देखकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस काम को कबीर अपने पिता और पैसों से भी नहीं सुलझा सका, उसे देवांश ने बस कुछ शब्दों में कैसे सुलझा दिया। क्या ज़ारा ने नहीं कहा था कि वह बस एक निकम्मा शराबी और जुआरी था? वह बब्बन भाई को इतना डरा हुआ कैसे बना सकता है? आखिर उसकी असलियत क्या थी? तुम्हारे वो 2 क्लाइंट। देवांश ने दरवाजे पर खड़े दक्षिण भारत के 2 रईस व्यापारियों की ओर इशारा किया। मामूली बात है, मैं संभाल लूंगा, बब्बन जल्दी से बीच में बोला। तुम इसे कैसे संभालने की योजना बना रहे हो? उन्हें कुछ पैसे दे दूंगा और फिर उनके लिए कुछ कॉलेज की लड़कियां ढूंढ लूंगा, बस, बब्बन ने लापरवाही से कहा। बस इतना ही? देवांश ने भारी आवाज में पूछा। बब्बन थोड़ा उलझन में था और उसने टटोलते हुए पूछा, देवांश भाई का मतलब है? उन्होंने मेरी साली पर हाथ डाला, क्या इसका कोई हिसाब नहीं होना चाहिए? देवांश सोफे पर पीछे झुक गया, अपने पैर क्रॉस करते हुए। उसका भाव इत्मीनान वाला था। जब ज़ारा ने यह सुना तो उसके आंसू तुरंत बेकाबू होकर बहने लगे। जब बाकी सबने उसे छोड़ दिया था, केवल देवांश ने अभी भी उसकी रक्षा की और उसके लिए न्याय भी मांगना चाहता था। और देवांश के प्रति उसकी नज़रों में अब पहले जैसी नफरत नहीं थी, केवल एक बढ़ता हुआ भावना और कृतज्ञता का भाव था। हालांकि जब दूसरों ने यह सुना तो उन्हें लगा कि उनके कानों में कुछ गड़बड़ है। आखिरकार उनके लिए ऐसा परिणाम पहले से ही एक वरदान था, लेकिन देवांश वास्तव में अभी भी चाहता था कि दूसरे उसे हिसाब दें। यह अपनी किस्मत को आजमाना नहीं तो और क्या था। अगर उसने बब्बन भाई को फिर से गुस्सा दिला दिया और वो पलट गए तो यहाँ कोई भी अपने पैरों पर खड़ा होकर नहीं जा पाएगा। उनकी चिंताएं बेबुनियाद नहीं थीं। यहाँ तक कि ज़ारा भी अपना सिर हिलाने से नहीं रोक पाई, ये बताते हुए कि वह इस परिणाम से पहले ही बहुत संतुष्ट थी। हालांकि जब बब्बन ने देवांश की बातें सुनी तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। दक्षिण भारत के रईस व्यापारियों और देवांश के बीच उसने लगभग बिना सोचे समझे बाद वाले को चुना। उन्हें बाहर घसीटो, एक एक हाथ काट दो। बब्बन ने अपना हाथ हिलाया और उसके आदमी तुरंत दोनों आदमियों को प्राइवेट रूम से बाहर ले गए। बब्बन, सोच समझ कर, हम बड़े क्लाइंट हैं जो तेरे कसीनो में हर साल करोड़ों हारते हैं। बब्बन भाई, हमसे गलती हो गई, हमारी जान बख्श दो, हम पैसे देने को तैयार हैं। बब्बन ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। ठंडे चेहरे के साथ बोलने के बाद वह तुरंत मुड़ा और मुस्कुराते हुए देवांश से पूछा, देवांश भाई, क्या आपको लगता है कि यह इंतज़ाम ठीक है? ठीक है, इसे दोबारा मत होने देना, देवांश ने कहा, खड़ा होकर जाने लगा। बब्बन को कोई भाव नहीं दिया, जिससे सबका दिल धक धक करने लगा। उन्होंने इसे पहले ही इस तरह से निपटा दिया है और आपकी नज़र में, देवांश, ये केवल ठीक है। उन्हें लगा कि उनका दिमाग अब देवांश के स्तर को समझ नहीं पा रहा है। उनमें से हर कोई देवांश को ऐसे देख रहा था जैसे वे किसी अथाह खाई में झांक रहे हों, हैरान और डरे हुए। खासकर बब्बन को झुकते हुए और देवांश के पीछे चलते हुए देखने के बाद इतने बेहद विनम्र तरीके से उन्हें आखिरकार समझ में आया कि कबीर ने पहले जो कहा था वह वास्तव में सच था। देवांश और वे जन्म से ही अलग अलग दुनिया के हैं। बस फर्क इतना था कि शिखर पर वे नहीं बल्कि देवांश खड़ा था। इस पल उन्हें आखिरकार समझ आया कि जब उन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की घोषणा की थी तो देवांश इतना शांत और संयमित क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस पारिवारिक रुतबे पर उन्हें इतना गर्व था वह देवांश के सामने वास्तव में बेकार था। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की घोषणा करते समय अपने दम को याद करके वे शर्म से इतना गड़ गए कि वे एक छेद खोदकर छिप जाना चाहते थे, खुद को पूरा जोकर महसूस कर रहे थे। जब देवांश यश के पास से गुजरा तो उसने बब्बन से कहा, इसे अस्पताल भेज दो, इसका हाथ मत तोड़ना। आखिरकार यह उसके लिए खड़ा हुआ था। समझ गया देवांश भाई, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। बब्बन ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत लोग यश को प्राइवेट रूम से बाहर ले गए और अस्पताल की ओर चल दिए। जब देवांश ज़ारा के पास गया तो उसने देवांश को देखा, उसकी नज़रें कुछ कतरा रही थीं, फिर धीरे से पुकारा, जीजू, जीजू। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, हालांकि तुम कुछ खास बेहतर नहीं हो, फिर भी तुम्हें भविष्य में ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से बचना चाहिए।
ये शर्मनाक है। कबीर और अन्य लोगों को ये सुनकर अपने चेहरों पर जलती हुई पीड़ा महसूस हुई। दूसरी ओर ज़ारा ने उन पर एक नज़र डाली, फिर भारी मन से सिर हिलाया। ठीक है। देवांश ने फिर पूछा, अभी भी चलोगी? ज़ारा ने जोर से सिर हिलाया, नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। देवांश ने सिर हिलाया, किसी को अलविदा नहीं कहा, अपनी जेब में हाथ डाला और सीधे प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। सबकी नज़रों से ओझल हो गया। ये देखकर ज़ारा ने पीछे मुड़कर कबीर को देखा। ये देखकर कि वह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है, उसने नफरत से हंसी और देवांश के पीछे भागते हुए प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। बब्बन मूल रूप से देवांश के पीछे गया था, लेकिन किसी कारण से वह वापस आ गया। अगर यहाँ किसी ने भी आज रात जो हुआ उसके बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। ये कहने के बाद बब्बन मुस्कुराया और कबीर और आर्यन के गाल थपथपाए, फिर प्राइवेट रूम से अपने लोगों के साथ निकलने से पहले हिकारत से हंसा। विशाल प्राइवेट रूम बिखरे हुए बर्तनों के बावजूद डरावना रूप से शांत था। हर कोई अपनी पिछली खड़ी स्थिति में गतिहीन मूर्तियों की तरह बना रहा। पूजा ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वह धीरे से उठी, तान्या के कंधे को थपथपाया और धीरे से कहा, चलो चलो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखते हैं। ये सुनकर तान्या के आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। सिर हिलाने के बाद वह बिना किसी को अलविदा कहे पूजा के साथ प्राइवेट रूम से निकल गई। बार से निकलने के कुछ ही देर बाद तान्या ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूजा से पूछा, पूजा दीदी, चूंकि वह इतना प्रभावशाली है तो वह शुरू से ही ज़ारा के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? उसने बब्बन भाई के आदमियों को यश भाई को पीटने से क्यों नहीं रोका? देखो यश भाई को कितनी बुरी तरह पीटा गया। पूजा ये सुनकर मुस्कुराए और पलटवार किया, मैं उन्हें क्यों रोकती? क्या तुम में से किसी ने भी उसे शुरू से दोस्त माना था? बोलने के बाद तान्या को समझाने का इंतजार किए बिना पूजा फिर मुस्कुराए और बोली, मुझे और भी काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहीं तक चलूंगी। अगर मौका मिला तो हम फिर मिलेंगे। इसके साथ पूजा मुड़ी और बर्फ में चली गई। उसकी आकृति जल्दी ही धुंधली रोशनी में गायब हो गई। पूजा को जाते देख तान्या खुद को थप्पड़ मारने से नहीं रोक पाए। बकवास करने का यही नतीजा होता है। अब देखो, तुमने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। दूसरी तरफ जैसे ही देवांश ने अपना सूटकेस खींचा और लिंकिंग रोड के कोने पर ज़ारा के साथ टैक्सी का इंतजार कर रहा था, एक बदहवास बब्बन वहां आ पहुंचा। जब उसने देवांश को देखा तो वह तुरंत एक धड़ाम के साथ अपने घुटनों पर गिर पड़ा। देवांश भाई, मुझे बचा लीजिए। अध्याय 30, लड़ना है तो लड़ो। ये सभ्य तरीका क्या है? तुम्हारा शरीर तो एकदम ठीक ठाक है, कैसी जान बचा रहे हो? देवांश ने बब्बन पर एक नज़र डाली और ठंडेपन से पूछा, मेरी जान की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात दूसरे जरूरी मामलों की है। बब्बन अभी भी घुटनों के बल बैठा था, जिससे कई राहगीरों का ध्यान उस पर जा रहा था। देवांश मूल रूप से दुनियादारी के मामलों में ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। आखिरकार वह केवल अपनी बेटी के शरीर और मज्जा को शुद्ध करने के लिए अपनी साधना को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। हालांकि आज रात बब्बन का प्रदर्शन वास्तव में अच्छा था। कम से कम इसने उसे खुद चीजें करने की मुसीबत से बचा लिया। इसलिए देवांश ने मना नहीं किया, मैं पहले इसे होटल छोड़ दूं, फिर हम बात कर सकते हैं। जब बब्बन ने यह सुना तो उसने खुशी खुशी देवांश को 3 बार प्रणाम किया, फिर तुरंत एक मर्सिडीज बेंज वैन बुलाई, खुद देवांश के लिए कार का दरवाजा खोला, सामान लोड किया और ड्राइवर बन गया। आधी रात बीत चुकी थी, इसलिए सिया की जगह लौटना स्पष्ट रूप से यथार्थवादी नहीं था। इसके अलावा ज़ारा की मूल योजना होटल में रहने की थी, इसलिए बब्बन ने ज़ारा को सीधे होटल के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। चेक इन करते समय देवांश ने ज़ारा को निर्देश दिया, तुम्हारी दीदी डरपोक है, इसलिए उसे आज रात जो हुआ उसके बारे में मत बताना, कहीं वो डर न जाए। हालांकि ज़ारा समझ नहीं पाई, फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया। अब उसके दिल में देवांश के शब्द उसके माता पिता और उसकी दीदी से ज़्यादा प्रभावी थे। वह व्यवहारिक रूप से आज्ञाकारी थी। वह बस ये समझ नहीं पा रही थी कि उसका जीजू इतना शक्तिशाली क्यों था। फिर भी वह नहीं चाहता था कि उसकी दीदी को पता चले। इससे उसकी दीदी अभी भी यही सोचती रहेगी कि वह एक जुआरी, शराबी और कमीना है। क्या ये केवल इसलिए था क्योंकि वह चिंतित था कि उसकी दीदी डर जाएगी? ज़ारा हैरान थी, लेकिन वह देवांश के निर्देशों का सख्ती से पालन करेगी। देवांश नहीं चाहता था कि ज़ारा सिया को बताए, क्योंकि सिया के दिल में उसकी छवि अभी बहुत खराब थी। उसे चिंता थी कि सिया इसके बारे में ज़्यादा सोचेगी, ये सोचते हुए कि वह फिर से बब्बन जैसे साहूकारों के साथ शामिल हो गया है। वह जानता था कि सिया अपनी जिंदगी में साहूकारों से सबसे ज़्यादा नफरत करती है, इसलिए बेहतर यही था कि उसे इस मामले के बारे में न पता चले। जब सिया के दिल में उसकी छवि धीरे धीरे सुधरेगी, तब उसे बताने में बहुत देर नहीं होगी। देवांश ऊपर नहीं गया, बब्बन ज़ारा का सामान ऊपर ले गया। इससे ज़ारा बेहद घबरा गई। उसने पूरे समय एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि अपनी सांस को भी नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की।
ये तब तक नहीं हुआ जब तक बब्बन चला नहीं गया और ज़ारा ने होटल के कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर दिया कि उसने जोर से सांस लेने की हिम्मत की। और बस आज रात की मुठभेड़ के बारे में सोचकर ज़ारा का चेहरा लाल हो गया, शर्म से मरी जा रही थी। देवांश ने कार में ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया, इससे पहले कि बब्बन जल्दी से अंदर आया। देवांश भाई, अब कहाँ चलें? शहर के बाहरी इलाके की ओर चलो, देवांश ने लापरवाही से कहा। देवांश भाई, क्या आप फिर से कुछ राउंड जुआ खेलना चाहते हैं? मेरे पास बेहतर जगहें हैं। बब्बन ने कार स्टार्ट की और मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन देवांश ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुद्दे पर आओ। बब्बन ने ये सुना और तुरंत शिकायत करने लगा। देवांश भाई, इस बार आपको वास्तव में इस छोटे भाई को बचाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कपूर परिवार के लिए वेन्यू संभालता हूं, लेकिन हाल ही में कपूर परिवार के वेन्यू लगभग सिंघानिया परिवार द्वारा खत्म कर दिए गए हैं। देवांश शुरू में बब्बन के मामलों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था, लेकिन अब ये सुनकर कि यह कपूर परिवार और सिंघानिया परिवार से संबंधित है, वह तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। विस्तार से बताओ। देवांश को दिलचस्प देखकर बब्बन ने तुरंत इसे सजीव ढंग से वर्णित किया। ये सब उस रात शुरू हुआ जब आपने मेरे वेन्यू पर 40 लाख से ज्यादा जीते थे। उस रात किसी अज्ञात देवता ने सिंघानिया परिवार के तीसरे वारिस विक्रम सिंघानिया को अपाहिज बना दिया। इतना ही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि उसके 7 आदमियों के एक समूह ने गैंगरेप किया, इतना कि वह अभी तक नहीं जागा है। यह मूल रूप से एक अच्छी बात थी, लेकिन सिंघानिया परिवार ने जोर देकर कहा कि यह कपूर परिवार का काम है, इसलिए अब वे पूरी ताकत से बदला ले रहे हैं। मूल रूप से मास्टर वाघ तुरंत हस्तक्षेप करते जब ऐसा कुछ होता, लेकिन किसी अज्ञात कारण से मास्टर वाघ का हाथ अचानक घायल हो गया और उन्होंने कहा कि उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की रक्षा करनी है और वे नहीं जा सकते। इसके कारण कपूर परिवार के लगभग सभी अंडरग्राउंड वेन्यू उखाड़ फेंके गए, जिनमें से केवल कुछ ही अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। जब मैंने अभी कहा कि मेरे पास बेहतर जगहें हैं, तो मैं विनम्र नहीं हो रहा था। जिस पर आप अक्सर जाते थे उस पर छापा मारा गया था। इसके अलावा जिन दक्षिण भारत के रईस व्यापारियों की मैंने आज मेज़बानी की, पहले तो उनमें मुझसे मेज़बानी करवाने की हिम्मत नहीं होती। मुझे भी अपना स्वाभिमान एक तरफ रखना पड़ा, क्योंकि मुझे ग्राहकों को खोने का डर था। अगर यह जारी रहा तो मुझे सिंघानिया परिवार द्वारा मरने पर मजबूर कर दिया जाएगा। बब्बन का विवरण सुनने के बाद देवांश ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। तो बब्बन की मौजूदा मुसीबत सब उसकी वजह से थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह थका हुआ लग रहा था। पता चला कि उसे पूरे समय सिंघानिया परिवार द्वारा दबाया जा रहा था। क्या तुम्हारा गुरु मास्टर वाघ नहीं है? उसके संरक्षण के साथ न तो सिंघानिया परिवार और न ही कपूर परिवार तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, है ना? देवांश ने जिज्ञासा से पूछा। मेरे गुरु के सम्मान में न तो सिंघानिया परिवार और न ही कपूर परिवार वास्तव में मेरे साथ कुछ करेगा, खासकर कपूर परिवार, जिसने शुरू से अंत तक मुझे एक बार भी दोष नहीं दिया है। लेकिन अगर मैंने सभी वेन्यू को साफ होते देखा तो मेरे पास कपूर परिवार का सामना करने के लिए क्या मुंह होगा? मुझे अपनी मौत के साथ माफी मांगनी होगी। जैसे ही बब्बन बोला, उसे लगा जैसे वह रोने वाला है। कुछ दिन पहले के उसके रोबदार अंदाज की तुलना में वह एक बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। हालांकि देवांश जानता था कि वह नाटक नहीं कर रहा था। आखिरकार जब उसने उनके कसीनो से 40 लाख जीते थे तो बब्बन ने कहा था कि उसके पैर नहीं बचेंगे। उसने शायद बहुत शर्मिंदा महसूस किया और अपना संकल्प दिखाने के लिए अपने पैर तोड़ना चाहा। यदि सभी वेन्यू साफ हो गए तो वह वास्तव में अपनी मौत के साथ माफी मांग सकता है। लेकिन मुझे खोजने का क्या फायदा? मैं तुम्हारे वेन्यू की हर समय रक्षा नहीं कर सकता, देवांश ने पूछा। बब्बन का हौसला तुरंत बढ़ गया जब उसने सुना कि एक मौका है, और उसने कहा, जिस तरह से अब इलाकों पर कब्जा किया जाता है वह बहुत सभ्य है। यह अब पहले की तरह गैंगवार जैसा नहीं है। इसके बजाय वे एक जगह पर सहमत होते हैं और दोनों पक्ष मुकाबला करने के लिए एक्सपर्ट्स भेजते हैं। जो जीतता है उसे इलाका मिल जाता है। ये सभ्य और उचित दोनों है। देवांश थोड़ा निशब्द था। लड़ाई तो लड़ाई है, इसमें इतना सभ्य क्या है? हालांकि ये काफी उचित था। आखिरकार अगर सबसे मजबूत लड़ाके भी नहीं जीत सकते तो आप इलाका दिए जाने पर भी उसे अपने पास नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा ये जनशक्ति की बचत को अधिकतम कर सकता है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रख सकता है, जिससे कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूं? देवांश ने पूछा। बब्बन ने सिर हिलाया, कुछ शर्मिंदा होकर, और कहा, जब मास्टर वाघ ने कहा कि वे व्यस्त हैं तो मैंने तुरंत आपके बारे में सोचा, लेकिन मुझे आपका ठिकाना नहीं मिला, इसलिए मैं बेहद बेचैन था। गनीमत है कि भगवान की आंखें हैं और मैं वास्तव में बार में आपसे टकरा गया। देवांश भाई, मेरी जान अब आप पर निर्भर है, आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। क्या समय, क्या जगह? देवांश ने पूछा। कल दोपहर 3 बजे सागर दर्शन टावर, नदी के किनारे, बब्बन ने भारी उत्साह के साथ कहा। देवांश भाई, एक पता छोड़ दीजिए और मैं कल आपको जल्दी लेने आऊंगा।
देवांश ने सिर हिलाया और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, गाड़ी रोको, मैं यहाँ उतरूंगा। ये सुनकर बब्बन की आंखें फटी की फटी रह गईं, आगे के सुनसान बाहरी इलाके को देखते हुए और अनिश्चितता से पूछा, देवांश भाई, यह बाहरी इलाका है, टैक्सी मिलना आसान नहीं है। क्या मैं आपका इंतज़ार करूं? ज़रूरत नहीं है, वापस जाओ, देवांश ने कहा, फिर अंधेरे की गहराई में चला गया। देवांश की ओझल होती पीठ को देखते हुए बब्बन आह भरने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या सभी आंतर शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं? उसके बोलना खत्म करने के बाद एक ठंडी हवा चली जिससे जमीन पर बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे। बब्बन चौंक गया, जिसने जल्दी से कार मोड़ी और शहर की ओर चला गया। रास्ते में बब्बन ने संगीत सुना और एक गाना गुनगुनाया। बेहद आरामदायक महसूस कर रहा था। तेरी तो आखिरकार आज रात मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। बाहरी इलाके में प्रवेश करने के बाद देवांश पागलों की तरह दौड़ने लगा। वह बार में सोची गई सहायक व्यूह रचना को जल्दी से आजमाना चाहता था। यदि यह सफल रहा तो उसकी भविष्य की साधना का परिणाम आधे प्रयास में दोगुना होगा।